हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? पहले से बेहतर हो रही है? हाँ, डेली बस कोशिश करें कल जैसी थी थोड़ी सी बेहतर जो है हर दिन उसको करने की कोशिश जो है करें। एक एक दिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, ज़िंदगी बहुत ही लाजवाब जो है हो जाएगी। चलो जी, तो भाई फिर से अकाउंट्स पढ़ने से पहले 10 मिनट अपने मन को ठीक करते हैं तो ज़िंदगी और बेहतर जो है हो जाएगी। मन हमारा बहुत चंचल है, उसको काबू में लाना बहुत ज़रूरी है। आप ना चाहते हुए, इवन आपको पता भी नहीं है, आप सारे के सारे काम इस मन के चक्कर में जो है करते हैं। कई बार बुद्धि कहती है ये गलत है, ये कार्य सही नहीं है, पर मन इतना प्रबल है बुद्धि की नहीं सुनता। इसलिए हमारी लाइफ बहुत मिजरेबल जो है हो रही है। इसलिए डेली 5 मिनट का अभ्यास इस मन की नहीं सुननी। 5 मिनट सिर्फ अपनी सांसों को देखेंगे। मन भगाएगा, मन बहुत सारी बातें करेगा, मन आपको कहेगा ये कर लो वो कर लो कुछ भी कर लो। 5 मिनट एक बार मन की नहीं सुननी, सिर्फ सांसों की सुननी है। आपको चाहे बोरिंग लगे कुछ भी लगे, यही तो खेल है। क्योंकि मन आपके दबाव में डालेगा, मन कहेगा बिल्कुल मत कर। फिलहाल 5 मिनट के लिए मन का बिल्कुल नहीं सुनेंगे, चुपचाप सिर्फ सांसों पर जो है आ जाएंगे। चलो जी, तो भाई जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लें और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर। यही खेल है मन को ठीक करने का। ऐसा कोई समय काम नहीं जो अभी करना ज़रूरी है, 5 मिनट बाद भी कर सकते हैं। ऐसा कोई विचार नहीं जो अभी ही सोचना ज़रूरी है, 5 मिनट बाद भी सोच सकते हैं। इसलिए 5 मिनट सिर्फ अपनी सांसों को देखो। अच्छा लगे तो देखो, बोरिंग लगे तो देखो। 5 मिनट इस समय सांसों को देखना तो एक कार्य है, मेन है इस मन की नहीं सुननी। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहें और मुस्कुराते रहें। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहें और मुस्कुराते रहें। एक पहरेदार की तरह, सिक्योरिटी गार्ड की तरह बस ऐसे माने कि आप नाक के आगे आपका ध्यान है। कोई भी सांस आपसे बिना पूछे अंदर ना जाए, कोई भी सांस बिना पूछे बाहर ना जाए। आप एक पहरेदार की तरह बस नाक के आगे आपका ध्यान है। हर एक सांस को आते हुए देखना है, जाते हुए देखना है। धीरे धीरे सांस लें और मुस्कुराएं। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर। कोई भी सांस आपकी जानकारी के बिना ना चली जाए, कोई भी सांस आपकी जानकारी के बिना बाहर ना आ जाए। बस अपनी सांसों को देखना है। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। पूरे ध्यान को सिर्फ अपने नाक के आगे, नाक के शायद नीचे, होठ के ऊपर, जहाँ पर बॉयज़ की मूछें आती है, बस वहीं पर ध्यान रखो और कहीं ध्यान नहीं। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। और अगर वहाँ पर ध्यान ना दे पाओ तो ऐसे करो, सांस जब लो तो सांस के साथ साथ ध्यान ले जाओ। जैसे आप सांस का हाथ पकड़कर उसको अंदर लेकर जा रहे, तो सांस के साथ साथ अंदर ध्यान को ले जाओ। सांस नोज़ से अंदर जा रही है, माउथ में जा रही है, फिर गले को टच कर रही है, फिर आपके लंग्स में जा रही है, स्टमक में जा रही है। पूरा एक उसको चक्कर कटा लो। आज सांस देखो, अपनी बॉडी दिखा के लो, पूरा एक राउंड सर्कल, और उसको फिर बाहर ले जाओ।
फिर ऐसे सोचो दूसरा एक गेस्ट है, दूसरी सांस उसको अंदर लेकर जाओ, एक एक जगह दिखाते हुए, नोज से होते हुए, माउथ से होते हुए, गले से होते हुए, लंग्स में जाते हुए, पूरा घुमा के, और फिर धीरे धीरे उसको बाहर ले जाओ। चल भाई तेरा टाइम हो गया, अगली सांस वेट कर रही है। धीरे धीरे सांस ले और जाने दें। बहुत सुंदर प्रक्रिया है, यकीन माने अगर ये आप करना शुरू कर दिया आपने, आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, फोकस बहुत हो जाएगा, गुस्सा भी शांत हो जाएगा, एंजाइटी भी शांत हो जाएगी, फियर शांत हो जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा। सारा खेल ये मन का है, मन को काबू कर लिया, सब कुछ हो गया। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। हर दिन 5 मिनट का अभ्यास, और यकीन माने पूरे 1 साल में आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। कोई भी सांस आपकी परमिशन के बिना अंदर ना जाए, कोई भी सांस आपकी परमिशन के बिना बाहर ना आए। बस इतना सा कार्य है, और कार्य कर पाए तो मुस्कुरा दे, और आज भी ना हुआ और मुस्कुरा दे। हे राम, इससे बढ़िया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, समझ तो आ रहा है, ये कम वक्त हो ही नहीं रहा, बस मुस्कुरा दे। धीरे धीरे सांस लें और मुस्कुराते जाए। धीरे धीरे सांस लें और मुस्कुराते जाए। मंत्र उच्चारण करेंगे। सांस लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, मन शांत और थोड़ा सा मुस्कुरा दे। दिल खोल कर मुस्कुरा दे, और मुस्कुराते मुस्कुराते अब अपनी आंखें जो है खोल सकते हैं। चलिए जी, कैसा फील हुआ? अच्छा हुआ? 5-7 मिनट की मेडिटेशन है, और वाकई और पूरा माइंड जो अगर अच्छे से करते हैं, माइंड बहुत शांत हो जाता है, और अगर शांत हो जाता है तो एक अलग ही सुकून है।
उस सुकून को जिस दिन आपको मिल गया ना, और कुछ करने का मन नहीं करेगा। तभी जितने ऋषि मुनि हैं उनको वो आनंद आ चुका है, इसलिए वो कह रहे हैं सब छोड़ो यार, बस बैठकर सांसों पर ध्यान दो, मंत्र उच्चारण करो। दो ही चीज़ें हैं जिसका इतनी सुकून, इतना आनंद है जो और किसी एक्टिविटी में नहीं मिलता। चलो एनीवेज वापस जो है आ जाती हैं। चलें जी, तो भाई वापस आए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। कर्म भूमि है, कर्म भी करना है, तो भाई सांसों पर भी ध्यान दें और साथ साथ मुस्कुराते मुस्कुराते सिलेबस को भी आगे जो है बढ़ाते हैं। तो भाई लास्ट क्लास में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू किया था? AS 10। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक साथ हमारे जो है होंगे, AS 10, AS 26 और AS 28। 10 नंबर मानकर चलें, इन 3 से आना चाहिए। 5 नंबर आपके AS 2 से 15% सिलेबस ख़त्म होने की तैयारी जो है हो रही है। मजाक मजाक में सिलेबस कब ख़त्म हो जाएगा पता भी जो है नहीं चलेगा। ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं बेटर फील हो रहा है, लाइफ बहुत इजी है। मैंने कहा बस आप मेडिटेशन पर आ जाओ, बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली बहुत मज़ा जो है ना, आपको हर पल मज़ा आना जो है शुरू हो जाएगा। चलिए जी, तो भाई AS 10 पर आए। AS 10 का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर आए तो वो क्या चीज़ें होती हैं? दीज आर टेंजिबल आइटम। टेंजिबल आइटम है जिसको हम रखते हैं, हेल्ड फॉर यूज़। क्यों रखते हैं? यूज़ इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए। और कौन सा होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रक खरीदें, टेम्पो खरीदें। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मेरे जितने इक्विपमेंट हैं सर्विसेज देने के लिए जो है मैंने खरीदे हैं। फॉर रेंटल पर्पज़, मैंने एसेट खरीद कर किराए पर दे रहा हूँ। जितनी ओला ऊबर आजकल ऐसी हैं तो वो क्या करते हैं? गाड़ियाँ किराए पर जो है वो लेते हैं, कुछ गाड़ियाँ किराए पर जो है देते हैं। ऐसे कितने होते हैं जिनका काम ही क्या है? गाड़ियाँ किराए पर जो है दे रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं कहूँगा, ऐसे कितने हैं जो इन्वेस्टमेंट, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं किराए पर जो है चढ़ा देते हैं। तो हमने कहा भाई फॉर रेंटल पर्पस एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जैसे हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस, जहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग है, एडमिनिस्टर जो है कर रहे हैं। और हमने कहा ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कब आएगा? जब इसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं 12 महीने से ज़्यादा, तभी डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है। अगर 2-4 महीने की ही लाइफ है वो तो सारा ही PNL में चला जाता है। तो हमने कहा PNL में टुकड़ों में कब जाएगा? हमने कहा जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? जब उसकी लाइफ मतलब यूज़ हम 12 महीने से ज़्यादा जो है करेंगे। ठीक है जी। फिर AS 10 इसी की अकाउंटिंग की बात जो है कर रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की क्या क्या अकाउंटिंग जो है होगी। तो पहली अकाउंटिंग, हम उसको जब खरीदेंगे, जब उसको हम एक्वायर करेंगे, तो एक्वायर करने के 3 तरीके। पहला तरीका क्या है? खरीद सकते हो। दूसरा तरीका खुद ही बना सकते हो, टेबल खरीद कर लाया या मैंने कारपेंटर बिठाकर टेबल बनाई, दोनों केस में हम कर सकते हैं। तीसरा क्या है? एक्सचेंज, जो आज हमें जो है पढ़ना है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और हम एक्सचेंज भी करके ला सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने कॉस्ट की बात करी कि भाई कॉस्ट में क्या क्या जो है आएगा। तो मैंने कहा कॉस्ट 2 चीज़ें आएंगी। हमने कहा बिल्डिंग बनाई या खरीद कर लाई। तो बिल्डिंग हमने खरीदी या हमने बिल्डिंग बनाई तो इनिशियल कॉस्ट है। और उसके बाद भी हो सकता है पहले बिल्डिंग हमने बनाई 2 फ्लोर की बनाई, अब 3rd फ्लोर बना रहे हैं तो वो भी कॉस्ट जो है बिल्डिंग में जो है आ जाएगा। तो हमने कहा अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं या कई बार कुछ मॉडिफाई रिप्लेस कर रहे हैं, हमने कहा भी हमने गाड़ी जो है खरीदी है, तो गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी चल रही है पर बीच बीच में गाड़ी का एक कंपोनेंट टायर जो है हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो टायर रिप्लेस कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो तो हम पूरी कार को ही दिखाते हैं, ऐसा तो नहीं दिखाते टायर अलग दिखा रहे कार अलग दिखा रहे हैं, पूरी कार दिखा रहे हैं। तो कार का ही एक कंपोनेंट हमने खरीदा है तो वो कार की कॉस्ट में वो टायर जो है ऐड हो जाए। कैसे होगा ये शायद नेक्स्ट क्लास में जो है अपन पढ़ेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है अपने को पढ़नी है। तो हमने कहा ये सारी चीज़ें आई और फिर वही चाहे इनिशियल कॉस्ट है चाहे सब्सिक्वेंट कॉस्ट है, इस कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे तो वही माइंड में रखें। हम सामान खरीदने गए, शोरूम में गए तो भाई उसने एक परचेज प्राइस मुझे बताया होगा, हमने उससे ट्रेड डिस्काउंट लिया होगा तो माइनस होगा, फिर वो टैक्सेस चार्ज करेगा। अगर टैक्सेस
चार्ज करेगा। अगर टैक्सेस नॉन रिफंडेबल हैं तो मशीन या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ही ऐड कर देंगे, और अगर टैक्सेस रिफंडेबल हैं उसका अलग अकाउंटिंग बनेगा, जो शायद हमने फाउंडेशन में सीखा था, इनपुट जीएसटी अकाउंट जो है बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, हमने एसी खरीद लिया है, पर एसी को मेरे को अपने गोडाउन में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में अगर लगाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मे बी एक टेम्पो, एक रिक्शा, एक ऑटो या ट्रक, कुछ भी मेरे को जो है कैरियर जो है मेरे को लेना होगा। उसमें सामान रखने का लोडिंग चार्जेस, रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, रास्ते का ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते का आपका टोल टैक्स, वो सारी चीज़ें जो है आ जाएगी। ट्रक मेरे ऑफिस में आ गया है, उतारने का अनलोडिंग चार्जेस हैं। अब एसी को इंस्टॉल करना पड़ता है तो साइट प्रिपरेशन, वो साइट जहाँ इंस्टॉल करेंगे उसको प्रिपेयर करने की कॉस्ट आ जाएगी। कोई टेक्नीशियन है, कोई पर्सन आया, उसका जो आ जाएगा। उसके बाद अगर टेस्टिंग का कोई खर्चा हो रहा है वो भी आ जाएगा। और इस दौरान अगर कोई आमदनी भी हो गई, जो एग्जांपल क्या लिया था, प्रिंटिंग मशीन हमने ली तो मैंने कई पेजेस प्रिंट करके देखे, कुछ पेजेस खराब हो गए, कुछ पेजेस सही निकले। जो खराब हो गए वो मैंने स्क्रैप में बेचा तो स्क्रैप वैल्यू यहीं से माइनस हो जाएगी। जो पेजेस सही हुए उसको ही मैंने बेच दिया, वो भी यहाँ से माइनस जो है हो जाएगा। तो कोई भी आमदनी है इसी में फिलहाल माइनस जो है कर देंगे। और जब ओके रिपोर्ट आ गई, अभी अब आपका ये एसी, ये प्रिंटर, ये बिल्डिंग सही है, आप शुरू कर सकते हो, वहाँ तक का खर्चा अपने को लेना है। और एक खर्चा और लेना है, हमने कहा कल को फ्यूचर में इस एसेट को जब ये ख़त्म हो जाएगा, अगर या तो ये एसेट बिकेगा, कई बार ऐसा होता है, और कई बार बिकता नहीं है, पर इसको ख़त्म करने का, डिस्पोज करने का अलग से पैसा जो है लग जाता है। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं बाद में बिकती नहीं है, पर वो क्या है, हैजार्डियस है, उसको डिस्पोज करने का खर्चा जो है हो जाता है। अगर ऐसा कोई खर्चा लगना है उसको भी एस्टिमेट करके इसी में ऐड जो है अपने को करना होगा। कंफर्टेबल है। और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ें इस मशीन की कॉस्ट में नहीं आएंगी। बिल्डिंग तैयार है, आप आज जाना चाहें जा सकते हैं, पर आप एक इनॉग्रेशन कर रहे हैं, एक फंक्शन आप कर रहे हैं, उस फंक्शन का खर्चा इस बिल्डिंग में जो है नहीं आएगा। आप गाड़ी खरीद कर ला चुके हैं, पर आपका मन था गाड़ी की मुहूर्त करा दें, नारियल करवा दें, वो खर्चा गाड़ी के अंदर जो है नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आती है? तो अगर ऐसा कोई चीज़ है वो खर्चा नहीं आएगा। कल को आप फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, मशीन शिफ्ट हो रही है, फिर से इंस्टॉल होगा, बाद का कोई खर्चा जो है नहीं आता। एक बार इंस्टॉलेशन खर्चा आता है, पर उसका शिफ्टिंग चार्जेस हैं, तो हमने कहा या रीलोकेट कर रहे हैं, कुछ भी अगर कर रहे हैं तो वो खर्चा वो तो आपका पीएनएल में जाते हैं, इस मशीन से उसका कोई लेना देना जो है नहीं होता। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक हमने अच्छे से जो है पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? कंफर्टेबल चल रहा है? ऑनलाइन कुछ बच्चे अलग अलग मैसेज कर रहे हैं, पहले मैंने इग्नोर किया, पर शायद मैसेज बार बार आ रहा है, सर जैसे जैसे रिजल्ट पास आ रहा है वैसे वैसे डर लगता जा रहा है, सर रिजल्ट की टेंशन हो रही है अभी अभी। हाँ जी, बेतुका शौक है आपका खुद को टॉर्चर करने का। एक्चुअल बात वही है, बेतुका शौक है आपका खुद को टॉर्चर करने का। आप अपने दुश्मन बने हुए हैं। जिस दिन आपको बात समझ आएगा ना, आप अपने दुश्मन बने हुए हैं। और ये सारा खेल जो मैं कह रहा हूँ ना, माइंड का है, मन। इस मन को काबू करो, नहीं तो पूरी जिंदगी आपकी बीत जाएगी, आप हमेशा परेशान जो है रहोगे। पूरी जिंदगी आपकी बीत जाएगी, आप हमेशा परेशान रहोगे। ये एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये आपका सिर्फ मन का खेल है और कुछ भी नहीं। किस बात का डर है? तो ये कहते हैं, कई बार सोचना है किस बात का डर है, किस बात का डर है। अपने आप से पूछो तो सही, क्या हो जाएगा? पर कहते ना बस आदत है, तभी कहते ना मूर्खता है, सिर्फ मूर्खता है और कुछ भी नहीं। तभी कहना वो सारा खेल है और सिर्फ मन का खेल है, क्योंकि मन आपको नचा रहा है और आप नाच रहे हो। मन आपको नचा रहा है और आप नाच रहे हो। इस मन से बचो। आपको लिटरली नहीं पता, जो मैंने कहा ना, लिटरली नहीं पता मन ने आपको कितना तंग कर रखा है। मन आपको नचा रहा है और आप नाचे जा रहे हो।
मन को कंट्रोल करो। डर का तो मेरे को बात ही समझ नहीं आई ना। छोटा सा एग्जाम्पल, क्या रिजल्ट आज आ रहा है? नहीं। रिजल्ट कब आ रहा है? पता नहीं। रिजल्ट कब आ रहा है? पता नहीं। हाँ जी, 3 नवंबर। किसी ने कह दिया, आपने मान लिया। इंडिया में एक तो है ना, इंडिया में लोग बैठे हैं कुछ भी बोल देते हैं। इंडिया में लोग बैठे हैं कुछ भी बोल देते हैं। अंतर्यामी सारे हैं, जोशी बैठे हैं। क्या आई से ने नोटिफिकेशन निकाली अभी तक? नहीं। आई से ने क्या नोटिफिकेशन निकाली? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, मान लेते हैं 3 नवंबर, ठीक है। आज क्या तारीख है? 27 अक्टूबर, ठीक है। 3 नवंबर को रिजल्ट आएगा। क्या आपको पता है क्या आएगा? नहीं। तो उसके बारे में आज सोच कर आपको क्या मिल रहा है? जो चीज फ्यूचर में होनी है उसको फ्यूचर में सोचेंगे ना। और मैं हमेशा फाउंडेशन में कह रहा था, नहीं नहीं सर, सोचना ज़रूरी है। तो आपको पता है आज से 40 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी। आपकी डेथ हो जाएगी, पता है आपको? और ये जो रिजल्ट है, चाहे आप सीए बने या नहीं बने, यहीं छूट जाएगा। अगर आप सीए बनने के बाद पैसा कमाओगे, ये भी यहीं छूट जाएगा। हो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये 40 साल बाद किसी काम का नहीं रहेगा। हो, है ना? ये तो कितनी गलत बात हो गई। मतलब वही सोचो, आज हम AS10 पढ़ रहे हैं और बाद में आपको पता चले आई से एग्जाम नहीं ले रहा, आप पढ़ोगे? अभी आप क्यों पढ़ रहे हो? एग्जाम लेंगे। अगर आपको पता चले आई से ने एग्जाम लेना छोड़ दिया, तो आप पढ़ोगे? नहीं। तो आप ये क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि फायदा होना है। मैंने कहा 40 साल बाद कोई नहीं पूछेगा क्यों पढ़ रहे हो भाई। किसी को पता है 40 साल अगर पता चले, डेथ तो आपकी 4 साल बाद होनी है। किसी को पता है 4 साल? आर यू श्योर 3 नवंबर तक आप जिंदा रहोगे? मुझे तो नहीं पता। नहीं, वैसे ही आर यू श्योर आप 3 नवंबर तक जिंदा रहोगे? कोई गारंटी दे रहा हूं 3 नवंबर तक पक्का जिंदा रहेगा? आर यू श्योर? क्योंकि मेरे तो इतने जीवन काल में बच्चों की डेथ देखी है मैंने। भाई आपकी डेथ नहीं हुई, पर मैं तो देखता हूं रिजल्ट से पहले ही एक्सीडेंट हो गया। आर यू श्योर रात तक घर पहुंचाओगे? मुझे तो नहीं पता। आर यू श्योर? या तो कंफर्म हो, आर यू श्योर आप रात तक घर पहुंच जाओगे? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में डेथ आज तक किसी की भी नहीं हुई, जिनके माँ बाप सही टाइम पे घर पहुंच गए थे, दादा दादी सब पहुंच गए थे। और जो कितने ऐसे बच्चे जिनके यहाँ पर अननेचुरल अनटाइमली डेथ हुई है। अनटाइमली डेथ कितने ऐसे बच्चे हैं? हुई है ना, जिनका इस समय था नहीं जाने का, जिनके ऐसा था नहीं जाने का, चले गए। सारे बूढ़े गए थे, कोई जवान भी गए आपके घर में, गए हैं, बच्चे भी गए हैं, आपकी एज के भी गए हैं, आपसे कम एज के भी गए हैं। आपको क्या पता है आप कब जाओगे? आपको क्या पता है आप कब जाओगे? आप चिंता कर रहे हो 3 नवंबर की। बेटा चिंता करो पहले आज की। अभी आज आपका दिन है, पहले तो इसकी तो प्लानिंग कर लो। आप सोच लो 3 नवंबर को रिजल्ट, और रिजल्ट में भी दोनों बात कर लेते हैं। आप श्योर हैं आप फेल होंगे?
पॉसिबिलिटी पास की ज़्यादा या फेल की ज़्यादा है? पास की। उसके बाद भी बताओ ना, मन, यही तो मन है, आपको डरा रहा है, आप डरे जा रहे हो। मन का इतना सा खेल है, बस आपको डरा रहा है, अगर फेल हो गया तो, अरे ना, अगर फेल हो गए तो। पहली बात तो बेटा मुझसे पढ़े हो, उसके बाद भी आप सोचो धिक्कार है। दूसरा हो गया ना, आपकी पॉसिबिलिटी पास होने की सबसे ज्यादा है, उसके बाद भी मन यही तो काम कर रहा है, अगर फेल हो गए तो। पहली बात तो फेल होने के चांसेस नहीं है, तो मैं कह रहा हूं ना, उल्टा भी तो सोच सकते हो ना, अगर पास हो गए तो तुम लायक तो थे भी नहीं पास होने के, लायक बना दिया। जब तुम्हें सोचना ही है तो दूसरा भी सोच सकते हो ना, अगर पास हो गए तो तुम्हें खुद पर ही डाउट हो जाएगा, मैं पास हूं। अगर सोचना है तो ये भी तो सोच सकते हो, अगर पास हो गए तो। ये क्यों सोचना अगर फेल हो गए तो? पर आदत है, क्योंकि मन को मजा किस में आता है, अगर पास हो गए तो। इस बात को आप समझो, मन का जो नेचर यही तो है, अगर पास हो गए तो आप आगे सोचोगे नहीं, हो गए तो बढ़िया, स्टॉप हो गया ना थॉट। मन का औजार क्या है, आपको थॉट्स देने हैं, तो मन वो थॉट देता है जिसमें थॉट पे थॉट पे थॉट पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाए। अगर पास हो गए तो आप आगे सोचोगे ही नहीं, अगर फेल हो गए तो फिर सोचना शुरू करोगे, अगर फेल हो गए तो मेरा बापू छोड़ देगा मुझे, अगर फेल हो गए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर फेल हो गए तो ऐसा हो जाएगा, अगर फेल हो गए तो ऐसा हो जाएगा। मन का कंपाउंडिंग इफेक्ट है, उसको आपको तंग करना है, जो मैंने कहा ना, जो सिर्फ आपके विचार से होगा। मन के पास और कोई औजार ही नहीं है, मन सिर्फ आपको विचार देता है, और विचार कौन से देगा, जिसका कंपाउंडिंग इफेक्ट है। कि मैंने कहा ना, एक बार जरा इमेजिन करो पास हो गए तो बस आप मुस्कुराओगे, मैटर क्लोज, आगे सोचते ही नहीं। होना तो क्या चाहिए था, पास हो गए तो पास होने के तो चार सोचो, इज्जत होगी, मजा आएगा, ये होगा, अच्छा उसके बाद पैसे कमाऊंगा, सारा कुछ करूँ, वो तो सोच नहीं रहे। पास हो गए तो हो गए, पर अगर फेल हो गए तो अब कहानी मेरे पास तैयार है, अब मिर्च मसाला बिल्कुल स्पाइस जो है चल रहा है। तभी तो कहा ना, इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, नहीं तो जिंदगी बर्बाद है आपकी, नहीं तो जिंदगी बर्बाद है, नहीं तो आप हर दिन इसी बात को लेके परेशान होते हो। और मैंने कहा इस मन को काबू कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, इसी को माइंडफुलनेस भी कहते हैं। आज मन को आज में लेकर आओ, कल का किसी को भी नहीं पता, कल का किसी को नहीं पता, आपका तो सिर्फ होना चाहिए आज मुझे एंजॉय करना है, आज प्रसन्न रहना है, सिर्फ आज। आज भी नहीं कहूँगा, अभी, सिर्फ अभी। मेरी प्रैक्टिस अगर आपने देखा हो, जितना मुझे जाना है, क्लास के 2 घंटे भी मेरे को एंजॉय करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्लास पढ़ाते पढ़ाते भी जिंदा रहूँगा या बीच में ऑफ हो जाऊँगा। सुना है ऐसा, पढ़ाते पढ़ाते टीचर ही ऑफ हो गया, राम नाम सत्य, निपट गया भाई। AS 10 करते करते ही डेप्रिशिएट हो गया पूरा। किसी को नहीं पता, माइंड में मेरे को बिल्कुल क्लियर है, डेथ किसी भी वक्त आ सकती है, इसलिए आई हैव टू एंजॉय ईच एंड एवरी सेकेंड। पढ़ाने से पहले भी एंजॉय करना है, पढ़ाते पढ़ाते भी एंजॉय करना है, पढ़ाने के बाद भी जो है एंजॉय करना है। 3 तारीख तो बेटा बहुत दूर है, 3 तारीख तो बहुत दूर है। मेरे को तो आज अभी 27 अक्टूबर की तैयारी करनी है। अभी तो 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर इस समय 1:35 है, मुझे इस समय भी एंजॉय करना है। 1:36 पे भी एंजॉय करना है, 1:37 पे भी एंजॉय करना है, मुझे एक एक सेकंड एंजॉय करना है। दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। अगर आपको जीना की कला सीखनी है, एक एक सेकंड, यू हैव अ चॉइस, मुस्कुराना है या रोना है, यू हैव अ चॉइस। और उसके लिए वही है, मन की नहीं सुननी, मन की जहां आपने सुन ली वहां बर्बाद हो, क्योंकि मन आपको सिर्फ टॉर्चर करेगा, मन सिर्फ टॉर्चर जो है करता है, मन सिर्फ वही थॉट आपको देता है जिससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग होनी है। मन आपको दूसरा देगा नहीं, क्योंकि तभी तो आपको नचाएगा। आप नाच रहे हो, बिल्कुल मस्त आप नाच रहे हो, मन नचा रहा है, मन को बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ा अच्छा लगता है इसको परेशान करके। जैसे आपको भी अच्छा लगता है, आजकल ये टेंडेंसी हो गई है
किसी को परेशान करके खुशी मिलनी शुरू हो गई ना आजकल, दोस्तों को परेशान करते हैं, चुगली करते हैं, धीरे धीरे टेंडेंसी ये है, वही सेम हो रहा है। हमें भी किसी को परेशान करके मज़ा आना शुरू हो गया, यही सेम टेंडेंसी मन की है। मन आपको परेशान करके उसको इतना आनंद आता है कि वो कहता है आज मज़ा आ गया, इसको आज मैंने इतना सताया है, इतना सताया है, मज़ा आ गया, और आप बस नाचते जा रहे हो, परेशान जो है होते जा रहे हो। इसलिए बार बार कहूँगा, आज में आ जाओ, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। दूसरा, इस मॉक टेस्ट या इस रिजल्ट का तो वैसा भी कुछ नहीं, इन केस फेल हो भी गए तो क्या हो गया, सितंबर का एग्ज़ाम था, जनवरी में दे देना। 3 महीने में ऐसा तो है नहीं तुम्हारा बाबू तुम्हें छोड़ कर जा रहे, वो भी तो तुम्हारे साथ ही फेल होगा, दोनों ने पढ़ाई तो साथ ही करी होगी। हाँ जी, अगर आगे भी हो गया तभी फर्क नहीं पड़ता। 3 महीने में ऐसा तो है नहीं तुम्हारी शादी रुकी हुई है या तुम्हारा जॉब रुका हुआ है, 3 महीने होना कुछ नहीं है। या तो होता लास्ट अटेम्प्ट है तो सोचते, या होता 1 साल के बाद पेपर आने, 1 साल वेस्ट होगा, तुम 18 साल अपने बर्बाद कर चुके हो, 3 महीने और कर लेना, फर्क क्या पड़ना है ना। तो मैंने कहा होना तो कुछ भी नहीं, 2-3 महीने और लेट हो जाओगे, इसमें फर्क क्या पड़ना है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। बस पता है ना, मन का एक ही खेल है, वो आपको मस्त तंग करता है। ठीक है, चलो अब आ जाए मेरे हिसाब से, पढ़ाना शुरू कर दूं। चलो जी, चलो अब मेरे हिसाब से मैं इसको छोड़कर पढ़ाने पर जो है आ जाता हूं। चलो आओ जी, तो भाई शुरू करते हैं। लो जी, तो भाई लिखें कॉस्ट ऑफ एसेट इन एक्सचेंज, cost of asset in exchange of other asset. Cost of asset in exchange of other asset. ठीक है जी, आखिरी केस पर आ जाते हैं। अब हम एसेट क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज में एक दूसरा, एक एसेट जा रहा है और एक एसेट जो है आ रहा है, तो उसकी अब कॉस्टिंग कैसे जो है निकालनी है। तो भाई 2 बातें हो सकती हैं। AS 10 बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहे हैं, जितने केसेस हो सकते हैं रियल लाइफ में और जो हो रहे हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ जो हो रहे हैं उसकी अकाउंटिंग जो है कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस और बन सकते हैं जब ISA को लगेगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एडलेस जो है करता रहता है। ठीक है जी, चलो तो वही चेक करें। कह रहे हैं ट्रांजैक्शन, 2 बातें हो सकती हैं। हमने कहा जी ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस क्या मतलब हुआ, एक एसेट दिया है, एक एसेट बदले में मिला है, पर सेल परचेज नहीं हुई, सेल परचेज नहीं हुई, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। क्या एग्जांपल हुआ, मैं एक मशीनरी लेकर आया, इस बात को समझना, मैं एक मशीनरी जो है लेकर आया और ये मशीनरी जो थी वारंटी के अंदर जो है आपकी आई हुई है, ये मशीनरी वारंटी में है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा, वारंटी कुछ चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें कम, मान लीजिए ये 5 ईयर वारंटी में जो है आई हुई है। ठीक है, तो 5 ईयर की वारंटी है, भी कुछ भी डिफेक्ट होगा कंपनी ठीक जो है कर देगी। तो भाई मैं ये मशीन लेकर आया, मैंने यूज़ करनी शुरू करी, 1 साल यूज़ करी, 2 साल यूज़ करा, 2 साल के बाद इस मशीन ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा हो सकता है 2 साल मशीन काम कर रही थी, उसके बाद मशीन ने काम करना जो है बंद कर दिया। हमने कंपनी को फ़ोन किया, कंपनी का टेक्नीशियन आया, उसने सर्विस करी, मशीन चलना शुरू करी, 1 महीने के बाद फिर मशीन ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है जी, फिर टेक्नीशियन आया और टेक्नीशियन ने कहा कि सर ये मशीन तो गड़बड़ी है, और कंपनी ने मेरे को दूसरी मशीन रिप्लेस कर दी। कंपनी ने दूसरी मशीन जो है मुझे रिप्लेस करके दे दी, वारंटी पीरियड में था, तो भी उन्होंने कहा भी आपको ठीक करके देंगे, ठीक नहीं हुआ,
तो कंडीशन आज टू मर्केंटेबिलिटी ये पढ़ा था कि ये उस तरीके से काम ही जो है नहीं कर पाई, तो इस तरीके से उन्होंने कभी दूसरे ने रिप्लेस करके जो है मुझे दे दी। ठीक है जी। अब ये मशीन थी 10 लाख रुपए की ये मशीन थी 10 लाख रुपए की, मान लेते हैं 10 साल की लाइफ थी, 10 साल की लाइफ थी, 2 साल में मशीन चला चुका हूँ, 2 साल में मशीन चला चुका हूँ, तो 1 लाख की डिप्रिसिएशन, आज इसकी बुक वैल्यू कितनी है 8 लाख, बुक वैल्यू कितनी है 8 लाख, और आज उन्होंने एक नई मशीन मेरे को दे दी जो 10 लाख की थी, नई मशीन मेरे पास आ गई जो 10 लाख की मशीन थी। ठीक है जी। अब सवाल ये है, ये मशीन गई है, ये मशीन आई है, ये मशीन इस समय 8 लाख की है, ये मशीन इस समय 10 लाख की है, तो अब मुझे क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? मेरे को इस मशीन को मैं सेल दिखाऊं कि मैंने 8 लाख की मशीन बेची है, नई मशीन को मैं 10 लाख में दिखाऊं, क्या करना पड़ेगा? आप ये आराम से सोच के बताएं, अब मुझे करना क्या है, अब मैं क्या एंट्री पास करूं? ये मशीन 8 लाख की गई, नई मशीन मान लीजिए 10 लाख की आई, तो मुझे क्या करना है? न्यू मशीन 10 लाख टू ओल्ड मशीन 8 लाख टू प्रॉफिट ऑन डिफेक्ट 2 लाख। डिफेक्ट हुआ ना, इस चक्कर मुझे नई मशीन मिल गई, क्या ये एंट्री पास करूं? क्या करूं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आराम से सोचें, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट था, वारंटी पीरियड में था, मेरी मशीन गई, नई मशीन जो है आ गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ जी, ऑप्शन 1 मैंने कहा न्यू मशीन 10 लाख टू ओल्ड मशीन 8 लाख टू प्रॉफिट ऑन रिप्लेसमेंट 2 लाख। कितने बच्चे इस एंट्री से सहमत हैं? 1 बच्चा, 2 बच्चे। न्यू मशीन 10 लाख, ओल्ड मशीन 8 लाख टू प्रॉफिट ऑन रिप्लेसमेंट 2 लाख। हाँ जी, और कोई ऑप्शन? टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, यहां पर प्रॉफिट की जगह उन्होंने कहा टू कैपिटल रिजर्व कर लेते हैं। न्यू मशीन 10 लाख, ओल्ड मशीन 8 लाख टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट हो गया है। हाँ जी, और बताएं कितने बच्चे इससे सहमत हैं कि कैपिटल रिजर्व कर लें? कोई नहीं। आप बताइए, क्योंकि अब इंटर में इन चीज़ों पे चर्चा जो है करनी, क्या ये रियल लाइफ में होता है? हाँ जी, होता है। तो मैंने कहा अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सिर्फ आई से ही 4 अकाउंटेंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि अब इन चीज़ों पे चर्चा जो है करनी है। तो आपके हिसाब से ऑनलाइन वाले बच्चों क्या कहते हो, क्या होना चाहिए? आप ही बताएं, इसकी एंट्री क्या पास करोगे, क्या होना चाहिए? चलो जी, मैं आपकी हेल्प करता हूं। आई सेने का बड़ा सिंपल सी बात है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रॉफिट हम बुक नहीं कर रहे, प्रॉफिट बुक करने का कोई मतलब जो है नहीं है। उन्होंने कहा सर सीधी सी बात है, मशीन चल रही थी, उसको एज इट इज चलाते जाओ। जो नई मशीन है इसको आप 8 लाख में ही दिखा दो, मैटर क्लोज। ना मुझे प्रॉफिट दिखाना, ना मुझे लॉस दिखाना। जब कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन ही नहीं है, मैं सेल परचेज नहीं कर रहा, तो बस मैं मशीन को, जो नई मशीन है, मैं उसको 8 लाख पर ही जो है मैं दिखा दूंगा। क्यों? मेरी जेब से क्या आ गई? 8 लाख की मशीन की, बदले में एक नई मशीन आ गई। तो मैंने कहा मेरी जेब से कितना आ गया? 8 लाख की मशीन गई, तो नई मशीन की वैल्यू ही मैं 8 लाख जो है मानकर जो है चल रहा हूँ। तो कहीं मुझे प्रॉफिट नहीं दिखाना, कहीं मुझे लॉस नहीं दिखाना। तो मशीन अकाउंट डेबिट 8 लाख टू मशीन अकाउंट डेबिट 8 लाख, कहीं कोई चेंज जो है नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आती है? तो बड़ा सिंपल से उन्होंने कहा कि यहाँ पर सेल परचेज का तो कंसेप्ट ही नहीं है। क्या मेरा कोई प्रॉफिट हुआ? नहीं। क्या मेरे को लॉस हुआ? नहीं। भाई कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो रही है, मशीन मेरी चल रही थी, मशीन रिप्लेस हो गई, मशीन आ गई, बात खत्म हो गई। पहली बात तो ये, पहला काम तो ये। अब इस मशीन को कितने में दिखाऊंगा? 8 लाख में दिखाऊंगा। अब इस मशीन की लाइफ कितनी है? लाइफ तो फिर से 10 साल हो गई ना। अब नई मशीन आ गई तो लाइफ तो 10 साल हो गई। तो सीए फाउंडेशन में पढ़ा था कि अब 8 लाख की मशीन दिखाऊंगा,
8 लाख पे अब 10 साल का डेप्रिसिएशन, तो अब डेप्रिसिएशन कितना दिखाना शुरू कर दूंगा, 80,000 80,000 80,000 जो है दिखा दूंगा। उन्हें कहा ये मोर लॉजिकल जो है आपका हो गया। पहले 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन दिखा रहे थे, अब 80,000 80,000 80,000 दिखाओ, तो कहीं ना कहीं मैंने डेप्रिसिएशन 20,000 से कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी तो आ ही गया ना। पहले मैं पीएनएल में डेबिट साइड में 1 लाख कर रहा था, अब डेबिट साइड में 80,000 कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं 20,000 से खर्चा कम कर दिया, तो प्रॉफिट ही तो हो गया। तो उसके हिसाब से कह रहे हैं हर चीज अकाउंट फॉर हो गई, तो प्रॉफिट की एंट्री ना करते हुए भी हमने प्रॉफिट बुक तो कर लिया। क्या ये बात समझ आती है? तो आईसी की सोच में बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि भाई ठीक है, आपकी बात समझ आती, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, अच्छी बात है। तो उन्होंने वही कहा कि डेप्रिसिएशन आपका इस तरीके से जो है आ गया। पहले 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन आप दिखा रहे थे, 2 साल डेप्रिसिएशन आपने दिखाया, और अब जो है आगे आप सिर्फ क्या करो, आप अपना जो है 80,000 जो है आप दिखाते जाओ, तो आपका कहीं ना कहीं खर्चा कम दिखा दिया। इस नई मशीन की वजह से खर्चा मेरा कम भी हो गया, तो प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया और अलग से कोई एंट्री पास करने की जरूरत जो है नहीं पड़ी। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है जी, लो जी, तो भी लिख लें, कह रहे ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इसका मतलब इंटेंशन ऑफ रिप्लेसमेंट। तो भाई ये सिर्फ रिप्लेसमेंट है, और ये बड़ा कॉमन चीज़ जो है आती है। इस पॉइंट पर अगर हम प्रॉफिट बुक करते हैं ना, वो थोड़ा सा अच्छा जो है नहीं लगता। तो आइडली आप 8 लाख में ही मशीन दिखाएं, और कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इस तरीके से रिकॉर्ड करो कि वो प्रॉफिट आ भी जाएगा, पता भी नहीं चलता, बहुत अच्छे से जो है डेप्रिसिएशन कम हो गया, तो प्रॉफिट अपने आप जो है दिख गया। ठीक है जी, चलो और आगे लिखिए। कह रहे हैं न्यू asset should be recognized at, तो नया एसेट जो 10 लाख का कहने को है उसको हम किस पर दिखाएंगे, एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। तो आप किस पर दिखाओ, 8 लाख पर। पहला तो ये पर, साथ साथ आई से ये आगे और बताएगा, पर आप रहेगा नहीं सर मशीन तो कितने की है, 10 लाख की, आपको 10 लाख पे दिखानी है, दिखा सकते हो। थोड़ा सा कंसेप्ट ये फाउंडेशन में दिया था, इस मशीन को क्या कर लो, रीवैल्यू कर लो, आपने कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 10 लाख में भी दिखानी है, मना नहीं कर रहे, मना बिल्कुल नहीं कर रहे। आपने कहा ठीक है जी 8 लाख में दिखा रहे, पर है ये मशीन कितने की, 10 लाख की, तो एंट्री क्या करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, कितने का, 2 लाख से रिजर्व बना लो। तो ऑप्शन बहुत सारे, मैं कभी धीरे धीरे करने शुरू कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन है। ऐसे ने कभी एक तरीका क्या बताया, 8 लाख पर दिखा दो, आपने कहा नहीं सर मेरे को तो इसको 10 लाख पर ही दिखाना है, ऐसे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इस एसेट को क्या कर लो, रीवैल्यू कर लो। रीवैल्यू अगर करना चाहोगे तो 2 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व भी दिखा दो, वही प्रॉफिट आपने तब भी बुक कर लिया। बहुत सारे ऑप्शन जो है आपके पास आ जाते हैं। ठीक है जी, पर हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने पहले क्या बोला, आइडली इसको किस पर दिखाना चाहिए, जो एसेट गया है बस उस बुक वैल्यू पर इसको रिप्लेसमेंट दिखा दो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इतनी बात भी क्लियर है? अच्छा अब थोड़ा सा और बताएं। मशीन की बुक वैल्यू है 8 लाख, मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, 8 लाख, और उन्होंने कहा सर ये जो मशीन है वारंटी पीरियड में था, सर ये मशीन खराब हो गई है, सर अब हम आपको नई मशीन रिप्लेस करके दे रहे हैं। ठीक है, कंपनी कई बार ऑफर भी देती है, हम आपको एक नई मशीन रिप्लेस करके जो है दे रहे हैं। अब सर आपकी ऑप्शन है, एक तो वही है सर एग्जिस्टिंग मशीन जो 10 लाख की थी वही आप ले लो, पर सर 2 साल में अपग्रेडेड मॉडल भी आ रखा है, 2 साल में सर अपग्रेडेड मॉडल भी आ रखा है। अगर आप चाहते हो तो सर एक 13 लाख की मशीन अपग्रेडेड मॉडल है, लेना चाहो वो भी दे सकते हैं। तो सर वो जो डिफरेंस है 3 लाख रुपए आप हमें दे दो। ठीक है, कंपनी ये भी ऑप्शन जो है देती है कि सर ठीक है वारंटी पीरियड में था तो हम रिप्लेस करके दे देते हैं, रिप्लेस करके दे सकते हैं, आपकी ऑप्शन है वो ही रखना है वो ही रख लो। और सर अब टेक्नोलॉजी चेंज भी हो गई है, सर इसके अंदर नए फीचर्स भी आ गए हैं, सर वो कितने की है, 13 लाख की। तो सर हमारी पॉलिसी है अगर आपको
अपग्रेडेड मॉडल चाहिए वो भी दे सकते हैं, पर ऑब्वियसली बात है फ्री में नहीं दे रहे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो 10 लाख का रिप्लेस करने का था, अगर अपग्रेडेड मॉडल चाहिए इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट है वो आप मुझे जो है दे दें। क्या ये बात समझ आती है? क्या मार्केट में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो अब मुझे बताओ, अब मेरे को ये वाली मशीन कितने की दिखाऊं? हमने कहा जी हम ये वाली मशीन लेंगे, तो ये मशीन मुझे कितने की दिखानी पड़ेगी? हाँ जी, ये कितने की दिखानी पड़ेगी? मैंने कहा आइडियली जो इंक्रीमेंटल है वो और ऐड कर लो। तो आइडियली मशीन कितने की दिखानी थी? 8 लाख की। 8 में 3 लाख और जोड़ लेता हूँ तो ये मशीन में कितनी पड़ जाएगी? 11 लाख की जो है मैं दिखा दूंगा। तो एंट्री क्या होगी? हमने कहा मशीन कितने की? 11 लाख की। टू ओल्ड मशीन कितने की? 8 लाख। और टू बैंक अकाउंट कितना? 3 लाख। तो आइडियली तो मैं 8 लाख में ही रिप्लेस कर रहा था, जो इंक्रीमेंटल दूंगा वो इसमें ऐड जो है आप कर लीजिएगा। क्या ये बात समझ आती है? और दूसरा केस भी हो सकता है, कल को सर ये वाली मशीन है पर इसकी सर मार्केट वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है, तो सर हम आपको कैश बैक भी देने को तैयार है। तो कल को अगर वो कैश कंपनी हमें दे रही हो तो यहाँ पे कैश डेबिट कर देना, मुझसे कैश ले रही हो वो आप क्रेडिट कर देने। अगर कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश देना पड़ेगा, कैश अकाउंट क्रेडिट जो है आप कर दीजिएगा। आई होप क्या ये बात क्लियर है? ये तो मेरे साथ खुद भी पर्सनली हुआ था। मैंने HP का लैपटॉप जो है लिया था, कई साल पुरानी बात जो है वो थी। HP का लैपटॉप जो है मैंने लिया था, वारंटी पीरियड में था, और वो लैपटॉप जो है बीच में उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया था, तो लैपटॉप वो रिप्लेस हुआ था, और रिप्लेस होने के बाद अपग्रेडेड मैंने मॉडल जो है लिया था। तो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट थी मैंने वो पे करके जो है ले लिया था। तो बड़ा कॉमन सी चीज़ है ये, तो मेरे साथ क्योंकि खुद भी हुआ था। तो लैपटॉप जो था बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल लिया था, वो एक लैपटॉप कंपनी ने निकाला था, मतलब बहुत ही अपग्रेडेड निकाला था। तो वो एक हाई फाई लैपटॉप निकाला था, मेरे को पसंद आ गया था, मैंने बाय किया, पर बाद में उसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था तो कंपनी ने वो मॉडल बंद ही कर दिया था। और उसके बाद मैंने कहा सर मॉडल तो बंद कर दिया क्यों? उसके टेक्निकल ही डिफेक्ट था, पर कंपनी ने कहा कि हम आपको अपग्रेडेड वर्जन जो है देने को तैयार है। नॉमिनल फीस उन्होंने मुझसे ली थी और नया लैपटॉप जो है वो उन्होंने मेरे को पकड़ा दिया था। ठीक है जी, कंफर्टेबल है? तो लो जी चेक करें। न्यू एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, और आगे लिख लें और कह रहे हैं एनी कैश गिवन, और अगर कोई कैश अलग से देना पड़ा वो मशीन में ऐड कर लेना, या रिसीव्ड। और अगर कंपनी ने कोई कैशबैक आपको दे दिया विल बी एडजस्टेड, विल बी एडजस्टेड। इसको हम क्या करेंगे? एडजस्ट जो है करेंगे, विल बी एडजस्टेड इन बुक वैल्यू। क्या ये बात क्लियर है? क्लास में कंसेप्ट बहुत अच्छे से करने, कंसेप्ट मिल गया, पेपर के सवाल अच्छे से हो जाएंगे। AS2 के सवाल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे? अच्छे से हो रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे, है ना? MCQ भी और सब्जेक्टिव भी वही IC का लेवल है। मैंने क्लास में तरीके से पढ़ना है, उसके बाद बुक के क्वेश्चन में डाउट जो है नहीं बचते। क्लास में बस कंसेप्ट को पकड़ते जाओ, उसके बाद सवाल बहुत ईजिली जो है हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो और आगे आ जाओ। और बच्चे कह रहे हैं, हाँ जी ऑनलाइन बच्चा कह रहा है अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो थैंक यू सो मच। आपने मुझसे फाउंडेशन भी पढ़ा है, पर मेरे को लगा इसका मतलब शायद आप इंटर में ही न्यू ज्वाइन ही है ना? फाउंडेशन वाले बच्चे अब कहना भूल चुके, स्टार्टिंग में तारीफ करते थे अब नहीं करते ना, अब हो गया एक्सेप्टेड है। तो ये नया नया बच्चा मेरे को लगता है आपने शायद अभी इंटर में मुझे देखा होगा, तो तारीफ कर रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो थैंक यू जी। चलो आ जाओ, आ जाए फाउंडेशन वाले बच्चे। अरे सर अच्छा पढ़ाते तभी तो बैठे हैं, इसलिए हम पहले ही आपके पास आ गए हैं। चलो जी, तो आ जाए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। हाँ जी, ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। और अब सेल परचेज दिखा रही हैं। Transaction has a commercial substance, that is intention of sale या purchase, intention of sale या purchase। अब बात वही है,
मैं पुरानी मशीन सेल कर रहा हूं और नई मशीन खरीदना चाहता हूं। मैं पुरानी मशीन सेल कर रहा हूं और नई मशीन खरीदना जो है चाहता हूं। ठीक है जी। तो भाई अब आराम से सोच के बताएं, मेरे पास एक मशीन थी, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लैपटॉप था, लैपटॉप बिल्कुल मस्त चल रहा है, पर अब आजकल मार्केट में नया अपग्रेडेड वर्जन जो है आ गया है, नया अपग्रेडेड वर्जन जो है आ गया है। तो भाई मैं कंपनी के पास गया और कंपनी सारे ऑफर्स जो है लेती हैं। कंपनी को भी क्या होता है कि अपग्रेडेड वर्जन जो आप खरीदना शुरू करें तो कंपनी के पास ऑफर है कि सर अगर आपको लगे पुराना लैपटॉप आप दे जाओ, नया लैपटॉप ले लो और आपको डिफरेंस जो भी होगा वो कैश में जो है मतलब आप पेमेंट जो है आप कर देना। ऐसे कई बार होता है, हर साल एप्पल कंपनी नए नए मॉडल निकालती है, उनका ऑफर भी आ जाता है कि पुराना मॉडल है वो आप हमें बेच जाओ, नया मॉडल जो है आप हमसे खरीद लो। पुराना मॉडल बेच जाओ, नया मॉडल जो है खरीद लो। ये सेम वॉशिंग मशीन सब जगह होता है, पुराना टीवी दे जाओ, नया टीवी जो है ले जाओ और उसमें डिफरेंस कैश में जो है दे देना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये कवर होता है कि नहीं होता? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होता है कि नहीं होता? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, अच्छा मैंने सिर्फ पुरानी मशीन दी, नई मशीन आ गई, इसकी बात करें, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये कवर होता है? बस रिप्लेस हुआ, पुरानी मशीन गई नई मशीन आ गई, तो क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक्चुअल में मतलब ऐसा कुछ रिप्लेस होता है? नहीं। अगर बदले में कैश नहीं आया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नॉर्मली इस ट्रांजैक्शन को कवर नहीं करती, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो कवर करती है। पर हाँ, अगर साथ में कैश भी चला गया, अगर कैश गया है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कवर करता है? हाँ जी, फिर कवर जो है करता है, फिर कवर जो है वो कर लेता है। अगर कैश इन्वॉल्व है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कवर करेगा। अगर सर गुड्स की ही एक्सचेंज हो रही है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसको कवर नहीं करेगा। क्यों कह रहा हूँ, बस आगे बढ़ते जाना प्लीज़, पुराना रिवाइज साथ साथ जो है करते जाना। सारे कानून अब आपको साथ पता होना चाहिए। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंटर फाइनल में पढ़ाएंगे नहीं, पर वारंटी शब्द पता होना चाहिए, गारंटी शब्द पता होना चाहिए, कंडीशन एज टू जितने आपके थे वो सारे के सारे आपके टिप्स पर जो है होने चाहिए। ठीक है, चलो तो भाई अब ध्यान से सोच के बताओ अब क्या होना चाहिए। लो जी, अब क्या होना चाहिए, तो भाई लिख लेते हैं। लो जी लिख लेते हैं। अब स्टोरी क्या है, ओल्ड मशीन गई है, नई मशीन जो है आई है। ओल्ड मशीन गई है, नई मशीन जो है हमारी जो है आई है। ठीक है जी। अब सवाल फिर से यही एक आ रहा है, अकाउंटिंग कैसे जो है करनी है। मैं उसी बात पर आता हूँ। 8 लाख की मशीन, मेरे पास 8 लाख की मशीन थी, 8 लाख की मशीन थी, मैंने दी और इस व्यक्ति ने मुझे 10 लाख की मशीन पकड़ा दी। कोई कैश, चलो कैश 2 लाख का लिया, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और इन्होंने 2 लाख का कैश ले लिया। ऐसे ही होगा, 8 लाख की मशीन दी, 10 लाख की मशीन आ गई और उसे 2 लाख का कैश ले लिया। एंट्री क्या पास करूंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू मशीनरी सोल्ड अकाउंट 8 लाख और टू कैश अकाउंट 2 लाख। ये तो जनरल हो गया। ठीक है, अच्छा इसी में और चेंज कर लेता हूं। 5 लाख की बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 8 लाख, 10 लाख की मैंने दी और 2 लाख का कैश गया। ऐसे ही होगा, मेरी बुक वैल्यू है 5 लाख, उससे फर्क नहीं पड़ता, इस मशीन की मार्केट वैल्यू कितनी है 8 लाख, तो वो जो पर्सन है वो कहेगा 8 लाख की वर्थ है, मैं उसके बदले आपको 10 लाख की दे रहा हूं, तो 2 लाख का कैश लेगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, हाँ जी ध्यान से बताओ, अब इसकी एंट्री क्या होगी। हमने कहा जी मशीनरी अकाउंट 10 लाख, नई मशीन कितने की आई 10 लाख, टू कैश 2 लाख, टू मशीनरी सोल्ड अकाउंट कितना 8 लाख। ऐसे हमने पढ़ा था मशीनरी सोल्ड अकाउंट, अगर मशीनरी सोल्ड अकाउंट भी नहीं करना तो टू मशीनरी अकाउंट कितना 5 लाख और टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना 3 लाख। भाई 5 लाख की मशीन वर्थ 8 की होगी, 3 लाख का प्रॉफिट ऑन सेल जो है मेरे को करना होगा। तो मैंने कहा भाई 10 लाख की मशीन आई, बदले में मेरा क्या है 2 लाख जो है वो कैश गया। 8 लाख की मशीन बिकी है जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 5 लाख, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 5 लाख, तो भी 5 लाख की बुक वैल्यू थी और 8 में बिकी है, 3 लाख का प्रॉफिट जो है हो गया। आई होप ये बात समझ आ रही है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब बताओ
अब सवाल ऐसा जो है गिवन है, बुक वैल्यू है मान लो 6 लाख, बुक वैल्यू है 6 लाख, ये मशीन गई और नई मशीन आ गई 10 लाख की और कोई कैश नहीं गया। आराम से आप सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। 6 लाख की मेरी बुक वैल्यू है, ठीक है, 6 लाख की बुक वैल्यू है, मशीन नई मशीन कितने की है 10 लाख की, उसने 10 लाख की मशीन दी, बदले में कोई कैश नहीं ले रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी 10 लाख की। सीधी सी बात है भाई, अगर कैश नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, अगर इसकी वैल्यू अगर 10 लाख की है तो इसका मतलब ये जो ओल्ड मशीन बिक रही है, ओल्ड मशीन जो है बिक रही है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी 10 लाख की ही जो है मार्केट वैल्यू जो है होगी, तभी तो कैश नहीं रहा। इसका मतलब इसकी जो मार्केट वैल्यू कितनी है 10 लाख की है। क्या ये बात समझ सकते हो? ठीक है जी। ऐसे ही अब अगर मैं कहूँ इसकी मार्केट वैल्यू में भी 12 लाख की है, इसकी मैं कह रहा हूँ मार्केट वैल्यू 12 लाख की है और इसने न्यू मशीन जो है, नई मशीन जो है ये मेरे को दे रहा है और इसकी वैल्यू नहीं बता रहे, कोई कैश आया या नहीं गया, तो बताओ नई मशीन की वैल्यू कितनी मान के चलो? हाँ जी, कितनी मान के चलूँ? 12 लाख मान के चलूँगा। मैंने कहा भाई मैं ये मशीन दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू कितनी है 12 लाख की है और वो नई मशीन मेरे को देने को तैयार हो रहा है, कैश नहीं ले रहा, इसकी वर्थ कितनी होगी 12 लाख की ही होनी चाहिए। अच्छा अब ध्यान से बताओ, इसकी MRP 20 लाख है। अब सोच के बताओ, मेरी बुक वैल्यू है 6 लाख, मार्केट वैल्यू है 12 लाख, मैं जो एसेट बेच रहा हूं, जो नई मशीन ले रहा हूं उसकी MRP है 20 लाख। अब आप सोच के बताओ, कोई कैश नहीं जा रहा, तो अब मैं क्या मान के चलूं, इसकी मार्केट वैल्यू को 20 लाख मान लूं या इस पे मैं डिस्काउंट करके इसको 12 लाख पर लेकर आऊं? हाँ जी, अब आप मुझे सोच के बताएं कि भी MRP है 20 लाख और इसकी वैल्यू है 12 लाख, तो मैं क्या मानूं? मैं कहूं भी और कैश गया नहीं, ये बात तो कंफर्म है कैश गया नहीं, इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू 20 लाख मानूं या इसकी वैल्यू को 12 लाख मानूं। आप क्या कहते हो? जो मेरी मशीन है उसकी वैल्यू को 20 लाख मान के मेरे को नई मशीन मिली है, या जो नई मशीन है वो 20 लाख का कह रहा था पर उसकी वैल्यू कितनी है 12 लाख? क्या कहते हो, 20 लाख माने या 12 लाख माने? हाँ जी, कितने कह रहे हैं 20 लाख मान ले मेरी वैल्यू, नहीं, और कितने कह रहे हैं 12 लाख मानना चाहिए, 12 लाख। यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कह रहा है। इसका मतलब कहने को MRP 20 लाख की थी, इसकी वर्थ नहीं थी, तो हमने कहा इसको चाहे ट्रेड डिस्काउंट मान लो, चाहे उसको इसकी वैल्यू मान लो, हमें नई मशीन कितने की मिली 12 लाख की मिली। मेरी जेब से कितना गया 12 लाख जो है मेरी जेब से जो है गया है, मेरी जेब से कितना गया 12 लाख जो है गया। इतनी बात क्लियर है? इसी में अब थोड़ा सा चेंज कर लें, यहां तक सारी बात समझ आ रही है? इसी में अब सोच के बताओ, MRP थी 20 लाख की, मेरी मशीन है 12 लाख की और इसने कहा सर 2 लाख का कैश भी दे देना। मैंने 2 लाख का कैश भी दिया और ये मशीन भी दी, तो नई मशीन की वैल्यू कितनी मानूं? कितनी मानूं? 14 लाख। क्या ये बात क्लियर है? तो मैंने कहा 12 लाख की मशीन मेरी गई है, 2 लाख का कैश मेरा गया है, तो नई मशीन की वैल्यू कितनी मान के चलूं 14 लाख। कहने को 20 लाख MRP है पर प्रैक्टिकली मेरे को कितने की पड़ी 14 लाख की जो है पड़ी है। प्रैक्टिकली मुझे 14 लाख की पड़ी, मैंने नेगोशिएट किया, मैंने कहा भैया जी 12 लाख की अपनी मशीन दूंगा, 2 लाख का कैश दूंगा। नेगोशिएट करने के बाद मेरे को कितनी की पड़ी 14 लाख की जो है पड़ी। इसी में उल्टा कर लेते हैं, मैंने ये मशीन 12 लाख की है, MRP कितनी है 20 लाख की, कैश पे नहीं करा, मेरे को कैश मिल गया, मेरे को कैश मिला है। मैंने कहा सर ये मशीन काम की है, ये मशीन बड़ी काम की है, आपकी मशीन में ले रहा हूँ, बदले में 2 लाख कैश भी लेकर आ गया। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? होता है। ऐसे मान लो अगर आपके माइंड में एग्जांपल, मेरी जो कार है एंटीक कार है, 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी, मेरी जो कार है एंटीक कार है, चलती वलती नहीं है, विंटेज कार है, उसकी
वैल्यू मान लो 12 लाख, और आज मैं रनिंग कार एक लेके आना चाह रहा हूं, उसकी एमआरपी कितनी है 20 लाख। तो भाई अब मुझे नई कार कितने की पड़ी? हाँ जी, कितने की पड़ी? हाँ जी, मेरे को कैश अब रिसीव हुआ है। हाँ जी, कितने की पड़ी? 10 लाख की ही मेरे को जो है पड़ी है। मैंने कहा कैश कितनी पड़ी? 10 लाख की पड़ी। तो कई बार ऐसा भी होता है जो मैंने पुरानी कार दी मेरे को कैश बैक भी जो है मिल गया है। तो क्या मान के चलो कि मेरे को तो नई कार कितने की पड़ी है? नई कार 12 लाख की कार गई, 2 लाख कैश भी आया, तो मेरी जेब से कितना गया? सिर्फ 10 लाख जो है गया। सिर्फ 10 लाख जो है गया है, तो मेरे को तो कार नई कार 10 लाख रुपए की जो है पड़ी है। क्या ये बात कुछ कुछ समझ आती है? ठीक है। अब मैंने कहा इंटर में अब इन चीज़ों पर डिस्कशन है। अब इंटर में क्लेरिकल अकाउंटिंग नहीं है। जो मैं कह ना फाउंडेशन एक बेस था, सिंपल सा कैश आपने दिया, डेप्ट निकाला। इंटर में अब ऐसा स्वाद आपको जो है नहीं मिला। इंटर में तो अब लेवल ही अलग जो है हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ों पर अब हमें चर्चा जो है करनी है, जिसकी कंसल्टेंसी के आपको पैसे जो है मिलने हैं। क्योंकि ये चीज़ों पे एक नॉर्मल व्यक्ति को समझ नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है। इसी चक्कर में चार्ट अकाउंटेंट के पास लोग जो है आते हैं कि सर ये ट्रांजेक्शन है, अब अकाउंटिंग कैसे जो है करनी है, किस पर दिखाना है। और अमाउंट पता चलेगा तो आगे डेप्रिसिएशन जो है पता चलेगा, अमाउंट पता चलेगा तो प्रॉफिट लॉस पता जो है चलेगा। ये सारी चीजें जो है अपने को करनी है। लो जी, तो भी लिख लेते हैं। तो भाई बात सारी वही है, अगर सारी वैल्यू सीधा सीधा गिवन हो तो इश्यू नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहे हैं जब वैल्यू नहीं पता कौन सी वैल्यू हम मानकर जो है चले, तो कह रहे हैं न्यू एसेट, कह रहे हैं जी न्यू एसेट, वो जो नया एसेट है जिसकी एमआरपी 20 लाख की है, कह रहे हैं शुड बी recognized at the fair value of asset given up। तो ए ने बड़ा सिंपल बताया, आपकी जो एसेट है जो आप दे रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 लाख की। तो हम नया एसेट इन जनरल, अभी कैश की बात नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो जो नया एसेट है अगर एमआरपी 20 लाख भी है आप उसको भूल जाओ। आपकी जेब से क्या गया भाई? 12 लाख की एक मशीन जो है आपके गोडाउन से गई है, तो नई मशीन 12 लाख में मानकर जो है चलते हैं, और आगे वही लिखवा दूंगा। और कैश आया गया वो एडजस्ट जो है कर लीजिएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों सारा ठीक चल रहा है? ठीक है जी, चलो और आगे आ जाओ। और फिर कह रहे हैं इफ, हाँ जी, इफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट given up, fair value of asset given up cannot be measured। और दूसरा वही मैंने बताया, बुक वैल्यू थी 5 लाख, बुक वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। इसकी मुझे मार्केट वैल्यू नहीं पता, पर एक नए कंपनी ने मेरे को एसेट जो है नई मशीन दे दी, 20 लाख की दे दी। कह रहा कोई कैश नहीं ले रहा, कोई कैश नहीं ले रहा, तो मेरी जो ओल्ड वैल्यू है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी मानकर चलो? अगर कोई कैश नहीं ले रहा इसका मतलब फिर मेरी जो ये मार्केट वैल्यू थी कितनी? 20 लाख की होती। अगर कम की होती कैश मांगता, कैश नहीं मांग रहा, इसका मतलब मैं अपनी वैल्यू कितने मान के चलूंगा? 20 लाख की जो है मानकर चलूंगा। इफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप कैन नॉट बी मेजर्ड, अगर मेरे को अपने एसेट की मार्केट वैल्यू नहीं पता तो क्या करना है? कह रहे कॉमा देन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, fair value of asset acquired is taken। ठीक है जी, तो भाई उन्होंने वही कहा, पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? मेरा जो एसेट जा रहा है, क्योंकि आप खुद सोच के बताओ, मेरे को अपने सामान की वैल्यू ज्यादा पता होगी या पड़ोसी के सामान की वैल्यू? अपने सामान की।
मैं अगर इसकी बात करूं, मेरे को इसकी वैल्यू को ज़्यादा आइडिया होगा कि अगर आज बेचने जाऊं कितने में बिकेगा, मेरा सामान है, इसकी वैल्यू मुझे ज़्यादा पता है। मार्केट में जो एमआरपी दे रहा है वो क्या नेगोशिएट करता है मुझे नहीं पता, इसलिए सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो देते हैं जो मेरा सामान है उसकी मार्केट वैल्यू मैं बहुत अच्छे से निकलवा सकता हूँ, मैंने निकाली भी होगी। जब आप गाड़ी बेचने जाते हो तो हम 4 जगह पता करते हैं भाई इस गाड़ी की क्या वैल्यू है, तो मुझे ऑलरेडी पता है ये गाड़ी की लगभग ये वैल्यू है, तो आइडली मेरे को अपनी कार की वैल्यू पता होती है, इसलिए उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। पर अगर मुझे अपनी कार की वैल्यू नहीं पता तो जो सामने वाला कह रहे उसकी कार की वैल्यू क्या है उस पर अपने काम जो है हम करते हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। लो जी, फिर आगे वही लिख लो, और इसके साथ अगर कैश आया या कैश गया उसको एडजस्ट अलग से जो है कर लेना। तो भी कह रहे हैं एनी कैश गिवन oblique received, any cash given oblique received will be adjusted in the cost of asset, will be adjusted in the cost of asset। ठीक है जी, आई होप ऑनलाइन भी सारा ठीक चल रहा है। लो जी, तो एक बार फिर से चेक कर लें। तो भाई 2 केस हो गए। पहला केस सिंपल रिप्लेसमेंट है, मेरा सामान वारंटी पीरियड में था, वो सामान खराब हुआ और कंपनी ने नया सामान दिया, मैटर क्लोज। तो जैसा अकाउंटिंग चल रही थी वैसे ही चलते जाओ। तो जो सामान मेरा गया उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 8 लाख। उसे एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख की मशीन थी, 2 लाख डेप्रिशिएट कर चुका था, 8 लाख की थी। मशीन खराब हुई, उन्होंने नई मशीन रिप्लेस कर दी, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस मुझे बुक नहीं करना। तो जो नई मशीन आई पुरानी बुक वैल्यू पर ही कंटिन्यू करता जाऊंगा। पहली बात ये, पर माइंड में आ रहा है कि सर फायदा तो हुआ है, फायदा हो जाएगा, वो कैसे होगा? हमने कब 8 लाख की मशीन है, 10 साल की लाइफ हो गई, तो हर साल डेप्रिसिएशन 20,000 कम जो है हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर इम्पैक्ट जो है पड़ जाता है। आई होप ये बात क्लियर है। तो जब भी रिप्लेस करेंगे तब मुझे प्रॉफिट लॉस कहीं कुछ नहीं निकालना, अपना सीधा सा काम है बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर करेंगे। और हाँ, इस केस में भी अपग्रेडेड मॉडल या लोअर ग्रेड मॉडल भी मिलता है, तो कोई कैश अगर डिफरेंस जाएगा वो एडजस्ट जो है करना होगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है। और दूसरा केस क्या है? ये तो प्योरली कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, मैं मशीन बेच रहा हूँ, नई मशीन जो है मैं लेकर आ रहा हूँ, पुराना टीवी देकर आ रहा हूँ, नया टीवी लेकर जो है आ रहा हूँ, पुरानी गाड़ी बेचता हूँ, नई गाड़ी लेता हूँ। ये नॉर्मली हमेशा होता है। गाड़ी केस में नॉर्मली होता है जब आपके पास कार होती है तो जब नई कार लेते हो पुरानी कार को बेचते भी हो, और वो कहते भी हैं, कंपनी कहते हैं सर पुरानी गाड़ी बेचनी है, हम उसकी वैल्यूएशन भी करवा देंगे। तो कार में तो बड़ा नॉर्मल है कि नई कार है, सर पुरानी कार का क्या करोगे, हम उसको खरीद भी लेंगे, तो बताओ जी क्या कैसे करना है। तो बात वही है, अब नया एसेट जब भी आ रहा है और एक पुराना एसेट जा रहा है, तो हमने कहा पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? मेरी जो कार है वो जितने बिक रही है, अगर जितने बिक रही है वो अमाउंट मेरा सीधा सीधा आ गया। अगर उस व्यक्ति ने कार उसी प्राइस पर दे दी तो मैंने कहा बात खत्म हो गई है। तो नई कार उसी कार की मार्केट वैल्यू पर, इसमें क्या है मार्केट वैल्यू पर जो है आ जाएगा। मेरी कार की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है? 5 लाख। उन्होंने नई कार पकड़ा दी, कोई पैसा नहीं लिया, तो मैं क्या मान के चलूंगा? नई कार 5 लाख पर आई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपनी वैल्यूएशन करी है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, उन्हें नई कार पकड़ा दी है कितने में? इसी वैल्यू पर। तो इसका मतलब उन्होंने वैल्यूएशन करी, हमने वैल्यूएशन करी, तो नई कार मेरे को कितने की पड़ी? 5 लाख की ही पड़ी। उन्होंने कहा सर आपकी कार की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। सर 3 लाख रुपए आप कैश दे दो, नई गाड़ी हम आपको दे देते हैं। तो नई गाड़ी कितने की पड़ी? 5 लाख की मेरी कार की वैल्यू, 3 लाख रुपए नई कार कितने की पड़ी? 8 लाख की जो है मेरी पड़ गई है।
आई होप बात समझ आती है। और यही नॉर्मल सिस्टम जो है चलता है कि नई कार मेरे को खरीदनी है, वो एमआरपी कहेगा कि सर 11 लाख की एमआरपी है, एमआरपी अलग है। अब हम कह रहे हैं सर मेरी पुरानी कार की वैल्यूएशन करो, उसने कहा सर 5 लाख की है। मैंने कहा और कितना कैश लोगे, उसने कहा 3 लाख, चलो कैश दे दो। तो बात समझ आ गई, तेरा एमआरपी मुझे कुछ नहीं करना, मेरी कार कितने की थी 5 लाख की, आपने कैश कितना मांगा 3 लाख, तो आपकी कार मुझे कितनी पड़ी 8 लाख की जो है पड़ी है। क्या ये बात समझ आती है? और ये बड़ा लॉजिकल सा काम है। और मैंने कहा ना लॉजिकली सोचते जाओगे, बिजनेस माइंड के साथ सोचोगे ना, अकाउंट्स बड़ा इजी जो है हो जाएगा। जहाँ रट्टाफिकेशन करोगे फिर गड़बड़ जो है हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? और दूसरा, अगर मुझे अपनी कार की वैल्यू नहीं पता, अपनी कार की वैल्यू जो है नहीं पता है, उस केस में फिर मैंने कहा आप जो कार दे रहे हो उसकी वैल्यू बता दो, उसकी वैल्यू। अब उसने कहा सर मेरी कार कितने की है 11 लाख की है, मेरी कार कितने की है 11 लाख की है। और उसने क्या किया भाई, कार दे दी है, मैटर क्लोज। अब मुझे अपनी कार की वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या मान के चलो मेरी कार की वैल्यू कितनी होगी 11 लाख, मेरी कार की वैल्यू कितनी होगी 11 लाख। अगर वो कह रहा है सर 3 लाख रुपए कैश भी दे दो, 3 लाख रुपए कैश दे दो, तो मेरी कार की वैल्यू कितनी हुई 8 लाख। 8 लाख की कार दे रहा हूं, 3 लाख का कैश दे रहा हूं। लॉजिकल सी बात चल रही है। लो जी, अब इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, मस्त चल रहा है, अब कुछ सवाल आप करें। चलो जी शुरू करते हैं। तो मैंने कहा बहुत तरीके से तसल्ली से कंसेप्ट को बिठाते जाओ, और मेरे को बताए कंसेप्ट आने के बाद अब ये सवाल एमसीक्यू में 2 नंबर का आएगा, कर लोगे अच्छे से, सब्जेक्टिव आएगा तो भी आपका हो जाएगा। चलो जी अब आप आंसर देना शुरू करें। तो भाई एग्जाम्पल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 2। लो जी तो भी शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 तो कह रहे हैं एक्स exchanges its old machine X exchanges its old machine having book value of rupees 1 lakh and fair value of rupees 20,000। बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 20,000 for a new machine having fair value of rupees 1,30,000। लो जी तो भाई 1 लाख की बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू उसकी 20,000 है। आज एक नई मशीन में लेकर आया हूं, कितने की 1,30,000 की। आगे लिखें, कह रहे हैं गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं इन द फॉलोइंग केसेस। अब एक एक केस मैं आपको दे रहा हूं, आप बताना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। केस 1, हाँ जी केस 1 कह रहे हैं दी ट्रांजैक्शन lacks कमर्शियल सब्सटेंस। इसका मतलब रिप्लेसमेंट थी। ये जो मशीन है वारंटी पीरियड में थी, ये मशीन वारंटी पीरियड में थी, खराब हुई, नई मशीन आ गई। लो जी अब मुझे बताओ नई मशीन कितने रुपए में दिखाऊं, नई मशीन कितने में दिखाऊं, 1 लाख में दिखाऊं, 20,000 में दिखाऊं, 1,30,000 में दिखाऊं, या किसी और वैल्यू पर दिखाऊं। हाँ जी कितने करें, 1 लाख पर दिखाना चाहिए, बात बिल्कुल क्लियर है।
तो मैंने कहा सर वारंट पीरियड में था, बिल्कुल सेम जो है चलता जाएगा। यही एमसीक्यू 2 नंबर का सवाल आएगा, दोनों मतलब 4 मिनट आप कैसे होंगे तसल्ली से सोचकर आपको लिखना है। आपको पता होगा एक एक एमसीक्यू 2 नंबर का होता है, 4 मिनट आपको, इसके 4 मिनट ऐसे दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना पेपर इतना आसान होता है, कंसेप्ट अगर क्लियर है बहुत फटाफट आंसर जो है आता है। 2 नंबर का ये सवाल है, तो बताएं जी। कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन विल बी द बुक वैल्यू। तो भाई इस केस में तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमें तो बुक वैल्यू पर इसको जो है लेना है। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, दैट इज ₹1 लाख। ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, 1 लाख पर जो है दिखाएंगे। ऑनलाइन भी सारे बच्चों ने लिख दिया है 1 लाख पर दिखाएंगे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी। और एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ। जर्नल एंट्री क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना? 1 लाख। एंट्री यही करनी पड़ेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी गई और मशीनरी ही आई, तो बड़ी वियर सी एंट्री हो जाती है। एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू मशीनरी अकाउंट। ये क्या बात हुई सर? मशीन को ही डेबिट कर दिया, मशीन को ही क्रेडिट कर दिया। हाँ, करना तो यही पड़ेगा। और नरेशन लिख लो, कह रहे हैं बीइंग मशीनरी रिप्लेस्ड, being machinery replaced and transaction lacks commercial substance। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी को डेबिट करना है, मशीन को क्रेडिट करना है, कितने से? 1 लाख से। तो मन में एक सवाल आता है सर, फिर एंट्री ना ही पास करते, है ना? मशीनरी को ही डेबिट कर दिया, मशीन को ही क्रेडिट कर दिया, एंट्री ना ही पास करते, तो एंट्री पास करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हाँ, एंट्री पास करनी चाहिए सर, क्योंकि रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है सर? क्यों? हाँ, बात समझ आई सर, क्योंकि इस एंट्री की जरूरत है ना। आपके मशीनरी अकाउंट में एक एंट्री आ जाएगी, मे बी 1 जुलाई को डेबिट साइड में मशीन आई, ये इस दिन खरीदी है, इसका डिप्रिसिएशन यहाँ से शुरू होगा, इसका डिप्रिसिएशन यहाँ से शुरू होगा। पुरानी मशीन पे डिप्रिसिएशन कितना था? 1 लाख 1 लाख 1 लाख, इस पर डिप्रिसिएशन शायद 80,000 80,000 80,000, इसलिए इसकी एंट्री रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। क्या ये बात समझ आती है? इसलिए अपेरेंटली नॉन सीए को तो बात समझ नहीं आती, वो कह रहे सर इस एंट्री क्या मतलब? भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एज सच मशीनरी अकाउंट में फ़र्क नहीं आ रहा, पर ये डेट ऑफ एक्विजिशन तो मुझे चाहिए, रिकॉर्ड करना है। इसकी डेट ऑफ एक्विजिशन के साथ से मुझे आगे डिप्रिसिएशन नया चेक करना है, इसकी लाइफ चेक करनी है, इसलिए एक एक एंट्री की बड़ी कीमत जो है होती है। तभी अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक कला है, आपको पता जो है होना चाहिए। इसलिए जिन बच्चों को लगता है इस एंट्री का फ़ायदा नहीं, वो बेसिकली बुक कीपिंग पर है, क्योंकि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में इतना ही फर्क। बुक कीपिंग नॉर्मल एंट्री पास कर दी, उसका फर्क नहीं आता, पर अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? आगे मुझे डिसीजन जो है मुझे जो है लेने होते हैं। ठीक है जी, आई होप सारा ठीक चल रहा है। चलो इसके बाद फिर आए केस 2। लो जी, चेक करें केस 2। हाँ जी, कह रहे हैं दी transaction lacks commercial substance। फिर से रिप्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं। द ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस एंड क्या करें जी? ₹25,000 was also paid। ₹25,000 was also paid। अब जो मशीन है थोड़ा सा अपग्रेडेड भी हमें मिली है, तो हमने 25,000 और दिए। तो बताओ जी, अब मशीन
कितने रुपए की पड़ेगी, क्या मानकर चले, कितने, 1,25,000। तो सीधी सी बात है 1,25,000 की मेरे को मशीन जो है मेरे को पड़ेगी। लो जी, तो भी लिख लेते हैं, कह रहे हैं द मशीन, द न्यू मशीन, हाँ जी, द न्यू मशीन will be recorded, the new machine will be recorded at book value of old machine। पहले तो बुक वैल्यू ओल्ड मशीन उस पर लेना है along with कैश पेड। तो 1,00,000 तो ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू है, 25,000 मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, तो कितने का आ गया, 1,25,000, दैट इज रुपीज 1,25,000। और ब्रैकेट में लिख भी देना 1,00,000 प्लस 25,000। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज में कहां पर जा रहे हैं। तो 1,25,000 भी कैसे आया, 1,00,000 की ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू है क्योंकि वारंटी पीरियड में था, अपग्रेडेड वर्जन लिया है, 25,000 मैंने उसके एक्स्ट्रा जो है मैंने दिए हैं। ठीक है जी, लो जी बताओ जी क्या एंट्री होगी इसकी, हाँ जी अब बताएं जी इसकी क्या एंट्री हो जाएगी। हमने कहा जी मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कितने की जी, 1,25,000 टू मशीनरी अकाउंट कितना जी, 1,00,000 और टू बैंक अकाउंट कितना जी, 25,000। और बीइंग मशीनरी रिप्लेस्ड and transaction lacks commercial substance, further rupees 25,000 paid in cash। तो भाई एक तो कमर्शियल लैक्स, आपका ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो भाई वारंटी पीरियड में था तो बुक वैल्यू पर करेंगे और 25,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए। आई होप कर पा रहे हो अच्छे से। चलो जी ऐसे ही फिर आगे आ जाओ केस 3। अब बताएं जी केस 3, अब ध्यान से बताओ केस 3, द ट्रांजैक्शन, हाँ जी, द ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। इसका मतलब मैंने बेचा है। अब ध्यान से बताओ, द ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, मैंने बेचा है। तो अब नई मशीन कितने पर दिखाऊं, 1,00,000 की बुक वैल्यू है, 1,00,000 की बुक वैल्यू है। मेरी मशीन की वैल्यू मैं कह रहा हूं 20,000, सामने वाले उसकी मशीन की वैल्यू 1,30,000 और एक्सचेंज हो गई, कोई कैश नहीं गया। तो अब नई मशीन कितने की मानूं, नई मशीन को 20,000 की मानूं या अपनी मशीन को 1,30 की मानूं। हाँ जी, अब ये आराम से आप सोच के बताओ, मैं और आप, मेरे पास 20,000 की मशीन है, मेरे को बेचनी है, आपको खरीदनी है। आपके पास 1,30,000 की मशीन है, आपको बेचनी है, मुझे खरीदनी है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,10,000 का। मैंने कहा जी मेरी मशीन 20,000 की है, मेरी मशीन 20,000 की है, आपकी मशीन आपकी है। मैंने कहा जी मैं तो ये मशीन ले रहा हूं, कोई कैश नहीं दे रहा मैं, आपको अपनी मशीन देनी है तो दे दो, ये बात चल रही है। मैंने कहा जी मैं तो अपनी मशीन दूंगा, कोई कैश नहीं दे रहा, मैं अपनी मशीन दे रहा हूं 20,000 में,
बदले में आप या तो कैश दे दो या अपनी मशीन पकड़ा दो। आपने अपनी मशीन मेरे को दे दी, तो मेरे को आपकी मशीन कितने की पड़ी? एक 30 की पड़ी या 20 की पड़ी? 20,000 की। लॉजिकल सी बात है। तो मेरे को बिजनेस माइंड में रखना। तो भाई जो भी बात चल रही है प्रैक्टिकली, आप अपनी मशीन मुझे क्यों दे रहे हो, इसका मतलब मेरे को अपनी मशीन की वैल्यू पता है ना। ये तो आप बोल रहे हो और हमेशा बात बढ़ाकर बोलते हैं, हमेशा बात बढ़ाकर बोलते हैं। तो आपकी वैल्यू की वर्थ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी वैल्यू पता है 20,000 की है। जब मैं कह रहा हूँ 20,000 की है तो ऑब्वियसली बात है वो एक 30 की तो नहीं होगी। मैं जब कह रहा हूँ 20 की है तो आइडिया इसका मतलब आपकी वर्थ उतनी नहीं थी, आप कहने को एक 30 में थे, पर एट द एंड आप मुझे 20 में ही देकर चले गए। तो इसका मतलब मेरे को मशीन कितने की पड़ी? 20 की ही जो है पड़ी। लो जी, तो भाई लिख लेते हैं। तो बताओ जी, कह रहे हैं द न्यू मशीन या द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन will be fair value of old machine given up। फेयर वैल्यू ऑनलाइन वाले बच्चे भी कह रहे हैं 20,000, एक बच्चा कह रहा है 1,30,000। ऑनलाइन सारे बच्चे अलग अलग चेक करो, मोस्टली बच्चों ने 20,000 ही जो है कह रहे हैं। ठीक है जी, तो भाई चेक करें। ओल्ड मशीन गिवन अप दैट इज ₹20,000, दैट इज ₹20,000। लो जी, बताएं जी क्या एंट्री पास करोगे? अब एंट्री क्या पास करोगे? हाँ, अब ध्यान से मुझे बताना एंट्री क्या पास करनी है। नई मशीन तो 20 की आई, ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू 1,00,000 की है, फेयर वैल्यू थी 20,000 की, तो 80,000 का लॉस है। ये बात तो समझ आ गई। तब एंट्री क्या पास करोगे? हाँ जी, एंट्री क्या पास करोगे? हाँ जी, एंट्री क्या पास करोगे? हमने कहा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितना? 20,000। मशीनरी अकाउंट कितना? 20,000। उसके बाद मेरी जो मशीन गई, टू मशीन, ध्यान से बताओ, टू मशीन कितना? 1,00,000। अब एंट्री तो 1,00,000 की मशीन जा रही है, 20,000 की मशीन आई, 1,00,000 की मशीन गई, तो 80,000 को कैसे क्या दिखाऊं? लॉस ऑन, थोड़ा सा बेटर बताओ, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन एक्सचेंज। मेरे पास वही, अब ये शब्द आपको पता होना चाहिए, तो कुछ भी लिख दो। तो आपने कहा जी लॉस ऑन एक्सचेंज अकाउंट। लॉस ऑन एक्सचेंज अकाउंट, फर्क नहीं पड़ता, लॉस ऑन सेल भी कर सकते हो, पर बेटर है, भी हमने एक्सचेंज भी किया था, तो लॉस ऑन एक्सचेंज अकाउंट जो है ये आपका जो है आ जाएगा। इतनी बात भी क्लियर है। इसी में आगे बताओ केस 4, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आराम आराम से करते जाएं। केस 4 कह रहे हैं द ट्रांजैक्शन has commercial substance। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब सेल परचेज हुई है, मेरी मशीन बेची है, उनकी मशीन मैंने खरीदी है। द ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस एंड कैश पेड ₹70,000। अब मैंने 70,000 रुपये और दिए हैं, अब मैंने 70,000 रुपये और दिए हैं, तो बताओ अब मेरी मशीन कितने की पड़ी? नई मशीन 90,000। बात भी क्लियर है कि मेरी एक तो मशीन गई 20,000 की, 70,000 रुपये कैश गया, तो 90,000 की मशीन जो है पड़ी। कहने को 1,30 कह रहा था, बार्गेनिंग कर कर आके 90 पर आ गए। ऐसे होता है, कहने को 1,30 कह रहा था, पर हमने बार्गेनिंग करके 90 पर जो है हम लेकर आ गए। तो लो जी, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, तो भाई कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना जी? हमने कहा 20,000 की, तो मेरी मशीन गई,
70,000 मैंने कैश पे करा, टोटल कितना आया 90,000। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। और जल्दी बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से जो है करते जाना, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना आपको सी ए फाइनल तक काम जो है आना है। अभी भी कल परसों से बात हो रही थी, मेरे जितने भी स्टूडेंट सी ए फाइनल तक पहुँच गए वही कह रहे हैं सर सेम है, इंटर में इतना अच्छे से पढ़ चुके थे, फाइनल में भी ये आपको पढ़ना है, फाइनल में सब ये पढ़ना है, और ये ऑलरेडी आपने पढ़ा जो है होता है। बस आपके इंटर में क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिलेबस में है, फाइनल में नाम चेंज हो जाता है, इंड एएस बोल देते हैं। आपने कुछ ऐसा सुना होगा, इंड एएस कुछ होता है, फाइनल पढ़ेंगे, है ये टॉपिक सेम। तो मैंने कहा इसलिए फाइनल का तो कुछ सिलेबस ही नहीं है। अगर आपने इंटर अच्छे से कर लिया, फाइनल में सिर्फ हेडिंग चेंज हो जाएगी, अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कह रहे हैं, वहाँ पर इंड एएस हो जाएगा। और यही अगर समझ आएगा तो एक आपने आईएफआरएस कुछ पढ़ा होता है, सब कुछ मान के चलो, कंसेप्ट इतना ही है, हर जगह सेम लिखा है। इसलिए इंडियन चार्ट अकाउंट डिमांड पूरे वर्ल्ड में चल रही है, कंसेप्ट को पकड़ लो, बस नामकरण चेंज हो जाएगा। कहीं पर हम कह देंगे ये अकाउंटिंग 10 में लिखा है, कहीं बोलेंगे इंड एएस इस पॉइंट में लिखा था, आईएफआरएस में ये लिखा था। तभी इंडियन चार्ट अकाउंट ये करने के बाद फिर आपको चाहे एसीसीए करना हो, सीएपी करना हो, सीएफए करना हो, कुछ भी करना हो, कंसेप्ट सेम जो है चल रहा है। ठीक है, और इसलिए मेरा पूरा फोकस है आपको कंसेप्ट बिल्डअप जो है मुझे करना है। क्यों, मशीन इंडिया में ऐसा हो या अमेरिका में हो या जापान में हो, कंसेप्ट तो सेम ही होगा। ये सेम इंडिया में हो रहा है, बस नामकरण चेंज हो जाता है। यहाँ पे इंडिया में क्या बोलते हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कहीं बोल देंगे एज पर आईएफआरएस, कहीं पर बोल देंगे एज पर सो एंड सो, आपका आना सारा सेम है। ठीक है, इसलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से जो है पकड़ते चले जाओ। चलो फिर आए जी केस 5। लो जी, फिर आ जाओ केस 5, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे केसेस। केस 5 कह रहे हैं दी ट्रांजैक्शन, the transaction has commercial substance. The transaction has a commercial substance, इसका मतलब सेल परचेज हुई है, एंड अमाउंट रिसीव्ड, अरे उसकी एंट्री रह गई, बताओ, बीच में बातों में लगा दिया, काटो काटो काटो। हाँ जी, इसकी एंट्री बताओ। ओहो सर क्या कटवा दिया, आपकी भी तो ड्यूटी बनती है, मुझे बातों में लगा देते हो नालायक। चलो जी एंट्री बताएं, 90,000 में होना है तो क्या होगा। हाँ जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, हाँ जी मशीनरी अकाउंट कितने में, 90,000 में। फिर आगे बताओ। हाँ जी, फिर क्या होगा, अच्छा ओके, लॉस ऑन एक्सचेंज 80,000, टू कैश अकाउंट 70,000, टू मशीनरी अकाउंट, हाँ जी कितना, 1 लाख। कर तो सकते हो, पर मैंने फाउंडेशन समझाया था, ये एंट्री थोड़ा सा गड़बड़, इसकी पोस्टिंग होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चल जाती है एग्जामिनेशन में। आपने कहा मशीनरी अकाउंट 90,000, लॉस ऑन एक्सचेंज अकाउंट कितना 80,000, कैश अकाउंट कितना 70,000, मशीनरी कितना 1 लाख। कोई बेहतर तरीके से और बता सके एक एंट्री। ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा कि भाई 70,000 की हो गया, ये आया, बुक वैल्यू कितना था, और ये 80,000 जो है आ गया। हाँ जी, दूसरा सेकंड ऑप्शन पर बात चलें, बताओ जी, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 90,000, टू कैश अकाउंट 70,000, टू मशीनरी सोल्ड अकाउंट, जो हमने फाउंडेशन में सीखा था, टू मशीनरी सोल्ड अकाउंट कितना 20,000। ये ठीक है, बेहतर है, ये बेहतर है। हमने 90,000 की मशीन खरीदी, जिसमें एक तो 20,000 की मशीन दी है और एक 70,000 मेरा क्या आया, कैश गया। आगे बताओ। फिर मशीनरी सोल्ड अकाउंट, मशीनरी सोल्ड अकाउंट कितना 20,000,
और ये मशीन थी कितने की? 1 लाख की। टू मशीनरी 1 लाख और 80,000 का मेरा क्या है? लॉस ऑन एक्सचेंज। ये सारी चर्चा मैंने फाउंडेशन में करी थी। ये एंट्री बेहतर है। क्यों? इसको समझना बहुत इजी है। एक तो समझना इजी है, मैंने 90,000 की मशीन खरीदी जिसमें 70,000 कैश गया, 20,000 की मशीन गई, और जो 20,000 की मशीन गई उसमें मेरा नुकसान कितना हुआ? 80,000। पहली बात ये। दूसरा, जो फाउंडेशन बताया था, इसकी पोस्टिंग करना आसान है। मशीन अकाउंट में डेबिट आराम से होगा, कैश अकाउंट मशीन सोल्ड, सब कुछ पोस्टिंग होगी तरीके से। इसमें जो फाउंडेशन बात कर रही थी, पोस्टिंग आप कर ही नहीं पाओगे। पोस्टिंग करना ही मुश्किल है। क्यों? मशीन अकाउंट को डेबिट करना है 90,000 से। मशीन अकाउंट डेबिट करना है 90,000 से। कैसे करोगे 90,000 से? क्या ये बात समझ आती है? फाउंडेशन में बहुत डिटेल में चर्चा करी थी कि यहाँ पे अगर 90,000 आपने लिख दिया तो यहाँ पर डेबिट साइड में, मशीनरी के डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे? टू कैश लिखोगे या टू मशीनरी जो है लिखोगे। ठीक है, ये हमने चर्चा जो है करी है। इसलिए ऐसी पोस्टिंग कभी भी जो है नहीं करनी चाहिए। पर हाँ, किताबों में ऐसी पोस्टिंग चलती है, रियल लाइफ में ये थोड़ा सा आपको तंग जो है करता है। इसलिए अपने क्या करेंगे? हमने कहा मशीनरी टू कैश टू मशीनरी सोल्ड अकाउंट, और फिर मशीनरी सोल्ड लॉस ऑन एक्सचेंज टू मशीनरी अकाउंट। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों सब ठीक चल रहा है? ठीक है जी। ऑफलाइन सारा ठीक चल रहा है? चलो जी, फिर आगे जो है आ जाओ केस 5। लो जी, केस 5 कह रहे हैं दी ट्रांजैक्शन, the transaction has commercial substance. The transaction has a commercial substance and amount received rupees 5,000. लो जी, अब ध्यान से बताओ। सेल परचेज थी, मैंने अपनी मशीन दी, बदले में 5,000 रुपये भी आए हैं और नई मशीन भी आई है। 5,000 रुपये भी आए हैं, नई मशीन भी आई है। तो बता सकते हो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना होगा? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना हो जाएगा जी? 15,000। वो कैसे आया? मैंने 20,000 की मशीन दी और उसके भी 5,000 आ गए। इसका नई मशीन कितने की है? सिर्फ 15,000 की। नई मशीन कितने की है? सिर्फ 15,000 की। क्या ये बात क्लियर है? तो लो जी, अब कौन बताएगा एंट्री? अब एंट्री, हाँ जी बोले जी। हाँ जी, इन्होंने कहा अब एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। जल्दी दे सुनील भाई, वेट थोड़ी करना है। कैश अकाउंट डेबिट कितना? कैश अकाउंट डेबिट बाय 5,000। 5,000 कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू 15,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट 15,000। टू मशीनरी सोल्ड अकाउंट 20,000। टू मशीनरी सोल्ड अकाउंट कितना जी? 20,000। हाँ जी, एंट्री सही है गलत है? हाँ जी, एंट्री सही है गलत है? सही है। तो मैंने कहा 15,000 की नई मशीन आई, 5,000 रुपये भी आए और बदले में एक मशीन गई कितने की? 20,000। उसके बाद आगे बताओ। मशीनरी सोल्ड अकाउंट डेबिट। उसके बाद ये जो मशीन बिकी है, मशीनरी सोल्ड अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। 20,000। लॉस ऑन एक्सचेंज अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन एक्सचेंज कितना? 80,000। टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख। मशीनरी अकाउंट कितना? 1 लाख। तो जी हमने 1 लाख की बुक वैल्यू की बेची, जिस पर 80,000 का क्या हुआ? नुकसान भी जो है ये आपका हो गया। ठीक है जी, आई होप अच्छे से कर पा रहे हो। क्या हम साथ साथ हैं या अकेले हम अकेले तुम? हम साथ साथ हैं, सब मस्त चल रहा है अच्छे से, सारे कंसेप्ट अच्छे से बैठ रहे हैं। पेपर में यही सवाल जो है आने, MCQ 2-2 नंबर के सवाल आते हैं, सब्जेक्ट 2, 4, 6, 8, 10 नंबर का जो है आ जाएगा। ठीक है जी, चलो आज के लास्ट टॉपिक पर आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं। चलो जी, आज का लास्ट टॉपिक, फिर उसके बाद कल नए नए टॉपिक पर जो है आ जाएंगे। चलो जी,
अब अगला टॉपिक ध्यान से आप सोच के बताना, मेरे को पूरी उम्मीद है आप कर सकते हो, मेरे को पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से जो है कर लोगे। मार्केट में आप सामान खरीदने जाते हो, मार्केट में आप सामान खरीदने जाते हो, एक मशीन खरीद कर आए, आपने बातचीत करी, ये मशीन 10 लाख की थी, आपने कहा भैया डिस्काउंट दो, मशीन पे 2 लाख का डिस्काउंट दिया और ये 8 लाख की मशीन आपको पड़ गई। ठीक है, 8 लाख की मशीन पड़ी, ये तो सारा होता है। पर अब सिचुएशन और चेंज करते हैं, आप मार्केट में गए, अलग अलग मशीन लेकर आए। एक मशीन थी 10 लाख की, एक मशीन थी 20 लाख की, एक मशीन थी मान लो 8 लाख की, एक मशीन थी मान लो 12 लाख की। तो टोटल कितना हो गया? 20, 40, 50 लाख की मशीन जो है पड़ी। अलग अलग मशीन लेकर आए, ए, बी, सी और डी, ऐसा भी होता है। तो आप गए डिपार्टमेंटल स्टोर में, अलग अलग सामान जो है आपने खरीदा, अलग अलग सामान जो है आपने खरीदा। टोटल कितने रुपए आ गए? 50 लाख। आपने कितने रुपए दिए? 50 लाख। एंट्री क्या पास करोगे? मे बी ये मशीन है, ये फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, या जो भी सामान है, तो ये मशीनरी अकाउंट डेबिट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट, वो अकाउंट डेबिट करके टू बैंक अकाउंट कितना? 50 लाख। यहाँ तक तो सारा ठीक है। पर आपने कहा भैया 50 लाख रुपए का सामान ले रहा हूँ, थोड़ा डिस्काउंट दो। अब वो जो डिस्काउंट देगा वो सब पे अलग अलग डिस्काउंट भी दे सकता है, ये भी हो सकता है। उसने कहा ठीक है जी, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर है, इस पे 1 लाख का डिस्काउंट, इस पे भी चलो 1 लाख का डिस्काउंट, इस पे मान लीजिए 1 लाख का डिस्काउंट, इस पे 2 लाख का डिस्काउंट, आपको 2, 3, 4, 5 लाख का डिस्काउंट दे दिया। तो अब एंट्री क्या पास करोगे? आपने कहा ये मुझे कितने का पड़ा? 9 लाख। ये कितने का पड़ा? 19 लाख। ये कितना पड़ा? 7 लाख। ये कितने का पड़ा? 10 लाख का जो है पड़ा। तो अब एंट्री क्या पास करोगे भाई? एसेट 1 अकाउंट 9 लाख, एसेट 2 अकाउंट 19 लाख, एसेट 3 अकाउंट 7 लाख, एसेट 4 अकाउंट 10 लाख टू बैंक अकाउंट 45 लाख। ये भी हो सकता है, सिचुएशन और भी हो सकती है। उसने आइटम वाइज नहीं बताया, कह रहे चलो सर 5 लाख का डिस्काउंट ले लो, 45 लाख दे दो। आप ही सोच के बताओ, मेरे को पूरी उम्मीद आप बता सकते हो। अब 5 लाख का डिस्काउंट मिला है, अब कैसे बांटना है? 1, 2, 3, 4, 5 लाख डिवाइड बाय 4 कर दूं, एक ऑप्शन। एक ऑप्शन जो डिस्काउंट है इक्वल बांट दिया। सेकंड ऑप्शन इनके मार्केट वैल्यू के रेशो में बांट दिया। ऑप्शन 3, हमने इस डिस्काउंट को पीएनएल में ले गए और इन एसेट को इसी अमाउंट पर दिखा दिया। और ऑप्शन डी, जो वैभव सर कहेंगे वही मान लेंगे। हाँ जी, तो वही आराम से सोच के बताएं आप क्या कहते हो। कितने कह रहे हैं? पहला ऑप्शन 5 लाख डिवाइड बाय 4 कर दें, जितनी आइटम था उसमें इक्वल डिवाइड कर दें, कोई भी नहीं। कितने कह रहे हैं? सेकंड ऑप्शन हमें रेशो में करना चाहिए, ऑलमोस्ट सारे। कितने कह रहे हैं? सर ये 5 लाख पीएनएल में ले जाओ और इसको कॉस्ट पर दिखा दें, कोई भी नहीं। और कितने कह रहे हैं? जो वैभव सर कहेंगे मान लेंगे। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे सर हम तो वैभव सर की बात ही मान लेंगे। तो मैं मेजॉरिटी बिल्कुल सही है, लॉजिकली सी बात है कि सर इस केस में भी जिसकी जितनी वर्थ है उसके हिसाब से उस रेशो में जो है बांट लेना चाहिए। कंफर्टेबल चल रहा है? तो मैंने कहा ना, इंटर में सारा काम इंटेलेक्चुअल है, फाउंडेशन में क्या था? सारा क्लेरिकल था। फाउंडेशन में सिर्फ क्लेरिकल काम था, वो फाउंडेशन खत्म हो गया। इंटर में तो बस ये और ये सारा आपका कंसल्टेंसी का काम जो है आ रहा है। अकाउंटिंग एंट्री अब ज़्यादा नहीं पूछते इंटर में। इंटर में तो कह रहे हैं अब ये बताओ कॉस्ट कैसे जो है निकालनी है, और अकाउंटिंग एंट्री वो कह रहे हैं वो तो फाउंडेशन में सीख कर जो है आ चुके हो। ठीक है जी, चलो तो आज का लास्ट टॉपिक फटाफट से लिख लेते हैं। कह रहे हैं वेयर, हाँ जी, वेयर सेवरल आइटम्स ऑफ पीपीई, वेयर सेवरल आइटम्स ऑफ पीपीई आर परचेज्ड फॉर अ consolidated price, for a consolidated price।
हमने बहुत सारे आइटम ली और बल्क में 50 लाख आया था, बल्क में अमाउंट कर दिया 45 लाख। कह रहे कॉमा देन कंसिडरेशन या प्राइस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन पड़ा हुआ है, कौन सा सेक्शन था? कंसिडरेशन डेफिनेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी? सेक्शन 2 क्लॉज बी नहीं था, क्लॉज डी। बी किसका था? बी प्रॉमिस का था, बी एक्सेप्टेंस का। सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफर, सेक्शन 2 क्लॉज बी एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस भी इसमें आता है, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, ठीक है। फिर 2C प्रॉमिस और प्रॉमिस सी, 2D जो है कंसिडरेशन। माइंड में होना चाहिए अगर आपको CA करना है। हाँ, अगर देखने बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आ रहे हो, कई बच्चे कह रहे हैं सर खाली टाइम में क्या करें? फाउंडेशन रिवाइज करो बेटा, फाउंडेशन रिवाइज करो तो इंटर में और मज़ा जो है आएगा। फाउंडेशन रिवाइज करके बैठे, पूरा लॉ, पूरा अकाउंट्स, पूरा मैथ्स, पूरा इको टिप्स पे होना चाहिए। जो फाउंडेशन के समय नहीं पढ़ा था पढ़कर बैठो, इंटर का ही पढ़ो, फाउंडेशन पढ़ो, क्योंकि अब सिलेबस ऐसे ही जो है चलता है। तो कंसिडरेशन क्या होता है? वही प्राइस, बदले में क्या मैंने दिया। कॉमा देन कंसिडरेशन इज, हाँ जी, कंसिडरेशन इज अपोर्शन्ड या allocated to various items, on the basis of their respective fair value, their respective fair value at the date of transaction, at the date of transaction। ठीक है जी, चलो तो आज का आखिरी सवाल, एग्जाम्पल नंबर कौन सा रहेगा? 3। एग्जाम्पल नंबर 3। तो भी कह रहे हैं एक्स लिमिटेड परचेज्ड 3 assets at a consolidated price of ₹9 लाख। तो जी आपने 9 लाख रुपए दिए और आपको 3 एसेट मिल गए। कह रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट आर एज फॉलोज। और आपके पास अलग अलग एसेट हैं, एसेट 1, एसेट 2 और एसेट 3। 3 एसेट आप लेकर आ रहे हो, 3 एसेट जो है लेकर आ रहे हो। पहला एसेट 4 लाख रुपए का, दूसरा एसेट 5 लाख रुपए का, तीसरा एसेट 3 लाख रुपए का। टोटल कितना हो गया? 12 लाख। तो 12 लाख के एसेट 9 लाख में लेकर आए, 3 लाख का डिस्काउंट मिला। तो अब क्या करना है? 3 लाख को 1:1:1 में लेकर जाएंगे या 4:5:3 में? 4:5:3 में। तो कह रहे हैं कंप्यूट, ये सवाल 2 नंबर का MCQ आना चाहिए। छोटे सवाल ये MCQ के आने चाहिए। कह रहे कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईच एसेट एंड जर्नलाइज। जर्नल एंट्री आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा ही करा रहा हूँ। क्यों? ये आपका मेन काम भी जो है रहेगा, तो एग्जामिनेशन के हिसाब से भी करा रहा हूँ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कराकर चल रहा हूँ। तो लो जी फटाफट से बताएं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स बता सकते हो। एसेट 1, एसेट 2 और एसेट 3। हाँ जी,
पहले का 3 लाख, ये कैसे निकाला? मैंने कहा जी एसेट है 4 लाख, 5 लाख और 3 लाख। ठीक है जी, हमने कहा डिवाइड बाय किससे करोगे? 12 लाख से मल्टीप्लाई बाय 9 लाख। तो 12 लाख में 4 लाख की वैल्यू ये थी, तो 9 लाख में कितनी होगी? 12 लाख में 5 लाख की वैल्यू थी, तो 9 लाख में कितनी होगी? डिवाइड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 लाख। तो भाई अब जरा सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आंसर आया? पहले का 3 लाख, फिर 3,75,000 3,75,000 और 2,25,000 2,25,000। टोटल करके देखो 3 4 5 6 7 8 9 लाख जो है आ जाएगा। और दिल मत तोड़ना, जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री क्या होगी? एसेट 1 अकाउंट डेबिट 3 लाख, एसेट 2 अकाउंट डेबिट कितना? 375 और एसेट 3 अकाउंट डेबिट कितना? 225। 2 बैंक अकाउंट कितना जी? 9 लाख। 2 बैंक अकाउंट कितना जी? 9 लाख। आई होप क्या ये बात समझ आ रही है? बस आपसे इतना रिक्वेस्ट, जितना पढ़ाया उतना अच्छे से टिप्स पे रिवाइज करते जाओ। बहुत इजीली आराम से मज़े मज़े में आपके सारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएंगे। डेली नए नए टॉपिक में वो कराने। कल जो है नेक्स्ट क्लास में आपका नया टॉपिक जो है शुरू होगा। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का कैसे करना है, टायर की रिप्लेसमेंट का कैसे करना है, कल उस पर चर्चा जो है अपने को करनी है। ठीक है, तो कल बहुत मज़ा जो है आने वाला है, तो इसलिए आज जितना पढ़ाया उतना रिवाइज कर लेना। और इम्पॉर्टेंट क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एक सवाल सब्जेक्टिव का 5 MCQ वो अपने आराम से जो है कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।